चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्टैंडर्ड देखते हैं। ठीक है, हल्का सा बैकग्राउंड देखते हैं। हम लोग ऑडिट पे गए, मैनेजमेंट के लोगों से मिले। मैनेजमेंट के लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमको कंपनी के बारे में बताया, कंपनी की पूरी जानकारी दी, कितनी फैक्ट्रीज है, कितने गोडाउन्स है, कितने सेल्स काउंटर्स है, कैसे चलता है कामकाज, सब कुछ हमको बताया अच्छे से। हमको पूरे सेल्स की इंफॉर्मेशन दी, सारे उसके सबूत दिए, इनकम्स की जानकारी दी, एक्सपेंडिचर कहाँ किए, कैसे किया उसकी जानकारी दी, एसेट्स की जानकारी दी, लाइबिलिटीज की जानकारी दी। करेक्ट, ये पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमको दे दी। दे हैव गिवन अस अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी। और हमने देखा जानकारी मिलने के बाद कि सब सही भी लग रहा है। इनकम्स बराबर है, एक्सपेंस बराबर है, एसेट बराबर है, लाइबिलिटीज बराबर है, नोट्स टू अकाउंट्स बराबर है, एवरीथिंग इज प्रॉपर, एकदम सही हमको लग भी रहा है। ठीक है, अगर हमको पूरी जानकारी मिल चुकी है और सब कुछ हमको सही लग रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई चिंता की बात नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू है। इसको हम लोग क्लीन ओपिनियन बोल सकते हैं, क्लीन ओपिनियन, या फिर इसको जो स्टैंडर्ड वर्डिंग्स है वैसी की वैसी रखी है तो इसको हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी बोल सकते हैं। ऐसे 700 जो हमने देखा था, ऐसे 700 को जो पूरा ड्राफ्ट किया गया है, दैट इज कीपिंग इन माइंड अ क्लीन रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट को ध्यान में रखकर पूरा का पूरा ऐसे 700 ड्राफ्टेड है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सब कुछ पूरी जानकारी मिली, सबूत मिले, सब कुछ सही मिला और क्लीन ओपिनियन, हो सकता है कभी कभी चीजें ऐसी ना हो। ठीक है, हो सकता है कि हमको पूरी जानकारी ना मिले, हो सकता है हमको गलतियां मिले, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो हमको हमारी वर्डिंग्स को बदलना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। करेक्ट, तो उसको हम मॉडिफाइड ओपिनियन बोलते हैं। तो जब हम लोग ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाई करने के बाद हम लोग कितने प्रकार के ओपिनियन हो सकते हैं, कितने प्रकार के उसके अंदर ओपिनियन हो सकते हैं और उससे क्या फर्क पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में, ये सब कुछ SS 705 में दिया हुआ है। इट इज गिवन इन SS 705। तो 705 हमको कितने प्रकार के ओपिनियन होते हैं वो बताता है, और अगर हम मॉडिफाई करेंगे हमारा ओपिनियन तो उससे क्या असर पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में, ये एक्सप्लेन करता है SS 705। ठीक है, सबसे पहले एक चार्ट है, तो चलिए वो चार्ट के थ्रू, आपके नोट्स में भी ये चार्ट है, उसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चार्ट पर्टिकुलर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ओपिनियन हमको बताता है। बहुत ही आसान, जैसा मैंने आपको बताया SS 705 अलग अलग तरह के ओपिनियन और उससे ऑडिट रिपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर उसका पूरा फोकस है, ये उसका सेंट्रल आइडिया है। सबसे पहले हमको चार्ट टाइप्स ऑफ ओपिनियन बता रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको बोला कि हम गए और हमको पूरी इंफॉर्मेशन मिली, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमको मिला, हर चीज के बारे में, जिस चीज की हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कंपनी की इनकम्स की, एक्सपेंस की, एसेट्स की, लायबिलिटी की, नोट्स टू अकाउंट्स की, हर चीज की हमको अच्छी जानकारी मिली। करेक्ट, और वो जानकारी में हमने देखा कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, देयर इज नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर ऐसा है, ठीक है, तो हम लोग अनमॉडिफाइड, हम लोग जो स्टैंडर्ड वर्डिंग है ट्रू एंड फेयर, अनमॉडिफाइड, ठीक है, अनमॉडिफाइड, अनक्वालिफाइड या क्लीन ओपिनियन हम लोग देते हैं, जिसमें हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, और ये रिपोर्ट कैसे होनी चाहिए ऑलरेडी हम लोग देख चुके, SS 700 में हम देख चुके। लेकिन हमको हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी हमको हमारे स्टैंडर्ड वर्डिंग्स बदलने पड़ते हैं। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ऐसा हम नहीं बोल सकते, उसको हम बोलते हैं मॉडिफाई करना पड़ता है। वी हैव टू मॉडिफाई आवर ओपिनियन। ठीक है,
हमको हमारा ओपिनियन बदलना पड़ेगा, हमको हमारा ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ टू मैटर्स, दो मैटर्स की वजह से बदलना पड़ता है। पहला, नो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग चूक जाते हैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लाने से, वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। हम मैनेजमेंट के पास जाते हैं और हमको सबूत नहीं मिल पा रहा है, वो हमको बोलते हैं कि एक फैक्ट्री आप विजिट नहीं कर सकते, नई फैक्ट्री हमने ओपन की ऑस्ट्रेलिया में, वो आप, ठीक है, वो विजिट नहीं कर सकते, उसके फोटोग्राफ्स हम नहीं बताएंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स हम आप नहीं बताएंगे, उसकी जानकारी नहीं दे रहे, ठीक है। दे आर नॉट गिविंग अस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। फिर एक सेल हुआ है, स्क्रैप सेल हुआ है, हमने उनको पूछा क्या बेचा, कितने बेचा, किसको बेचा, उसकी जानकारी नहीं देना चाहते, अगेन नो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। एक खर्चा है 50 करोड़ का, उसकी जानकारी नहीं दे रहे, क्यों किया, किस पे किया, कैसे किया, फिर सबूत की कमी है, ठीक है। हमने बोला कि आपकी एक इन्वेंट्री है, इसकी मार्केट वैल्यू जरा पता करवाइए, फिर वो हमको मार्केट वैल्यू की जानकारी नहीं दे रहे, करेक्ट। तो कहीं पर भी सबूत की कमी, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। नो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस हमारे पास नहीं मिल रहा है। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है, ऐसा एक प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर सबूत मिल रहा है, वी आर गेटिंग एविडेंस, लेकिन एविडेंस मिलने के बाद जब हमने मैच किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो हमको गलतियां मिल रही है, हमको गलतियां पता चल रही है, ठीक है। हमको दिख रहा है कि इनकम में हमको ऐसा दिखा, इनकम में हमको ऐसा दिखा है कि जो सेल ऑफ फिक्स एसेट है उसको सेल्स में डाल दिया, उसको आप रेवेन्यू बता रहे हो। सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ मशीन को आपने सेल्स में इंक्लूड कर दिया है, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बड़ी बड़ी गलती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, करेक्ट। फिर हमने देखा कि एक बहुत बड़ा खर्चा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। 50 करोड़ खर्चा है, हमने देखा वो रिपेयर्स नेचर का है, पीएनएल में जाना चाहिए, लेकिन उसको आपने फिक्स एसेट में डेबिट कर दिया है, ये भी गलती है, ठीक है। आपने एसेट्स की यूजफुल लाइफ गलत बताई है नोट्स टू अकाउंट्स में, ये भी गलती है। अगर हमको, ठीक है, गलतियां मिल रही है, ये भी एक रीजन हो सकता है मॉडिफाई करने का। ओपिनियन मॉडिफाई करने के दो मैटर हो सकते हैं। हमने देखा कि हमको सबूत नहीं दिए जा, हमको इंफॉर्मेशन, जानकारी, सबूत नहीं दिए जा रहे, ठीक है। और हो सकता है जो जानकारी हमको नहीं मिल रही है, इसका पॉसिबल हो सकता है कि उस एरिया में कोई बड़ी गलती हो, देयर इज अ पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लैक ऑफ एविडेंस है और लैक ऑफ एविडेंस से इट इज पॉसिबल दैट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हो सकता है बहुत बड़ी गलती उसमें छुपी हो, या फिर इंफॉर्मेशन मिली और उसमें गलतियां मिल रही है, ठीक है। वंस अगेन, मॉडिफाई करने के दो कारण हो सकते हैं। ओपिनियन बदलने के, ओपिनियन को चेंज करने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, सबूत नहीं मिलना, नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है, जिसको देखकर हमको ऐसा लगता है कि देयर आर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स, पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा, हमको सबूत मिला, गलतियां मिल रही है, गलतियां है, देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ये दो कारण हो सकते हैं मॉडिफाई करने के। आई होप आपके दिमाग में क्लियर है ये दो कारण, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और बताऊं, हमको एक कॉन्सेप्ट समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। जो बड़ी गलतियां होती है, जो बड़े मैटर्स होते हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल मैटर्स है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज की जानकारी नहीं मिली, मटेरियल मैटर है, ठीक है। बहुत बड़ी गलती मिली, मटेरियल मैटर है। मटेरियल मतलब बहुत सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब और एक वर्ड है, उसको हम बोलते हैं परवेसिव, जो मटेरियल से भी बड़ा है,
परवेसिव मतलब विच अफेक्ट्स ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। परवेसिव मतलब जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असर डालता है उसको हम बोलते हैं परवेसिव। परवेसिव हर जगह मौजूद है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका असर पड़ रहा है, उसको हम परवेसिव बोलते हैं। डोंट कंफ्यूज विथ परसुएसिव, ठीक है। परसुएसिव मतलब क्या होता है? सजेस्ट करना, कन्विंस करना। परसुएसिव मतलब सजेस्ट करना, कन्विंस करना। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? परवेसिव, ठीक है। परवेसिव क्या होता है तो वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी आप समझिए, मटेरियल से भी बहुत बड़ा जिसका इंपैक्ट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है उसको हम बोलते हैं परवेसिव, ठीक है। डायग्राम से वो हम समझते हैं, विल अंडरस्टैंड इट। अगर उसको हम पिक्टोरियल देखेंगे, पिक्टोरियल उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर होगी, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले मटेरियल मतलब डेफिनेटली सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। देखिए, सपोज ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ऊपर बैलेंस शीट है, नीचे P&L है, ठीक है। और मैं ऐसा बोलता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक गलती, बैलेंस शीट में गलती मिल रही है कि इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूड बाय 50 lakhs। इन्वेंट्री को जानबूझकर ओवर वैल्यू किया गया है, जो भी है, इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूड बाय 50 lakhs। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और फिर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि एक खर्चा है रिपेयर एक्सपेंडिचर जिसके बिल नहीं मिल रहे, ठीक है। रिपेयर एक्सपेंडिचर है 1.5 करोड़ का, 1.5 करोड़ का रिपेयर एक्सपेंडिचर है जिसका हमको बिल नहीं मिल रहा है। यहां पे गलती है, मैंने बोला इन्वेंट्री में गलती है 50 लाख की, यहां पर गलती है रिपेयर की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। ये भी एक मैटर है, ये दोनों मैटर है, ठीक है। दोनों मैटर है, अच्छे खासे बड़े अमाउंट है। $50 लाख इसका यहाँ पे अमाउंट है, 1.5 CR यहाँ पे अमाउंट है। इसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल, कि बैलेंस शीट में एक मटेरियल, बैलेंस शीट में 50 लाख का मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और 1.5 करोड़ का जो रिपेयर है वहां पे देयर इज नो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, इसीलिए वहां पे पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। दिस इज अ पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं मटेरियल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको हम मटेरियल बोलते हैं। लेकिन मटेरियल से भी बड़ा क्या होता है? परवेसिव। वो मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट इज मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिव। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। परवेसिव मतलब किसी मैटर को हम लोग, कोई मैटर बहुत बड़ा है, सिग्निफिकेंट है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल। किसी मैटर को हम लोग परवेसिव बोलेंगे इफ इट अफेक्ट्स मेनी आइटम्स, ठीक है, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट है, जिस अफेक्ट मेनी आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे आइटम्स पे जिसका असर पड़ता है। परवेसिव का मैंने एकदम सिंपल मतलब बताया, जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट है।
अगर ओवरऑल फाइनेंस मटेरियल से भी बड़ा ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट है तो उसको हम लोग परवेसिव बोलते हैं। अब उसके टेक्निकल जो मीनिंग है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। टेक्निकली उसकी 3 ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, ठीक है, तो उसके 3 टेक्निकल उसके डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन आपके नोट्स में दिया हुआ है, 3 चीजें निकल के आ सकती है। पहला, फिर से ये बैलेंस शीट है, ये P&L है, और मैं ऐसा बोलता हूं, ठीक है, कि कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने एक बड़ी ब्रांच को, ठीक है, इंक्लूड नहीं किया, एक बड़ी ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। A big branch is not included, not incorporated, not covered in financial statement, it is left out। एक बहुत बड़ी ब्रांच को छोड़ दिया गया, ये गलती है। अब बहुत बड़ी ब्रांच को छोड़ दिया, थोड़ा फिक्स एसेट्स भी गलत है, थोड़े इन्वेस्टमेंट भी गलत है, करंट एसेट्स भी गलत है, थोड़ी लाइबिलिटीज भी गलत है, थोड़े प्रोविजंस भी गलत है, इनकम्स भी गलत है, एक्सपेंस भी गलत है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, मेनी आइटम्स आर अफेक्टेड। अगर कोई ऐसा मैटर है, ठीक है, अगर कोई ऐसा मैटर है जिससे बहुत सारे चीजों पे असर पड़ रहा है, बहुत सारे चीजों पे, बहुत सारे इनकम्स गलत है, एक्सपेंस गलत है, एसेट्स गलत है, लाइबिलिटीज अलग है, बहुत सारी चीजें गलत है, ठीक है, एक बहुत बड़ी ब्रांच को इंक्लूड नहीं किया गया, इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, मेनी आइटम्स आर अफेक्टेड। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेनी आइटम्स आर अफेक्टेड, इफ आई से दिस, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये परवेसिव मैटर है, इट इज अ परवेसिव मैटर, ठीक है। सपोज अब और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, सपोज एक ही मैटर में गलती है। कंपनी की एक फैक्ट्री है जो रिसेंटली जहां पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इंश्योरेंस कवर्ड में नहीं है, एंड दैट फैक्ट्री अकाउंट्स फॉर से 60-80% ऑफ द टोटल एसेट। सिंगल आइटम है, एक ऐसा मैटर है जिसका इफेक्ट सिर्फ सिंगल आइटम पे है, बट इट कवर्स मेजर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेजर पार्ट, सिंगल आइटम है बट मेजर पार्ट कवर करता है। अगर ऐसा है कि सिंगल आइटम है बट इट कवर्स मेजर पार्ट, सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी हम बोलेंगे कि उसका ओवरऑल इंपैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको भी हम परवेसिव बोलेंगे, ठीक है। तो मटेरियल से ही बड़ा, मटेरियल तो है ही, लेकिन इतना बड़ा है कि मेजर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 80% ऑफ द फिक्स एसेट पे असर पड़ रहा है, 60-70% फिक्स एसेट पे असर पड़ रहा है, उसको भी हम परवेसिव बोलेंगे। और कोई ऐसी बात, ठीक है, विच इज अब गलती, हर गलती क्वांटिफाई कर सके जरूरी नहीं है, कोई ऐसी चीज है फंडामेंटल डिस्क्लोजर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल डिस्क्लोजर से संबंधित कोई बात है, या तो वो डिस्क्लोजर गलत है या फिर डिस्क्लोजर किया ही नहीं है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा होता है जैसे गोइंग कंसर्न रिलेटेड मैटर है, गोइंग कंसर्न रिलेटेड कुछ मैटर, जो बात है वो झूठी लिखी है, गलत लिखी है, यार फंडामेंटल हमारा अजम्पशन है। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिस्क्लोजर होते हैं, गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, बहुत ही फंडामेंटल अकाउंटिंग ये है, या फिर चेंज इन बहुत बड़ी कोई पॉलिसी बदली, चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एएस वर्सेस इंडियस हम क्या फॉलो कर रहे हैं, अगर फंडामेंटल डिस्क्लोजर्स है उसमें अगर गड़बड़ है, जो बेस होते हैं हमारे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस होते हैं, उसमें अगर कुछ चीज छुटी है या फिर कुछ गलत लिखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग परवेसिव मान सकते हैं, और इसमें जजमेंट लगता है, करेक्ट, एंड इट इन्वॉल्व्स लोड्स एंड लोड्स ऑफ जजमेंट, ठीक है। तो मैं क्लियर कर रहा हूं,
कोई ऐसा मैटर है जो बहुत बड़ा है, जो सिग्निफिकेंट है, उसको हम मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल से भी ऊपर अगर वो उसका इफेक्ट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो उसको परवेसिव भी बोलते हैं। तो कोई भी मैटर पहले मटेरियल बनता है और उसका ओवरऑल इंपैक्ट है तो वो परवेसिव बनता है। अगर वो बहुत सारे आइटम्स पे असर डाल रहा है तो उसको हम परवेसिव बोलते हैं। सिंगल आइटम पे असर डाल रहा है बट इट कवर्स मेजर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी हम परवेसिव बोलते हैं। और जो फंडामेंटल डिस्क्लोजर्स है अगर उस पे असर डाल रहा है तो उसको भी हम लोग, देन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ, ठीक है, उसको भी हम लोग परवेसिव बोलते हैं। ठीक है सर, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा किस तरह का ओपिनियन हमको देना है, इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेट्स सी। तो अगर कोई मैटर हुआ है, सबूत की कमी वाला मैटर हो या फिर गलती वाला मैटर हो, अगर मैटर इज मटेरियल, मटेरियल है, बड़ा है बट नॉट परवेसिव, मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, बट इट इज नॉट परवेसिव। मटेरियल है, ठीक है, बड़ा अमाउंट है जिसकी जानकारी नहीं मिल रही, बड़ी गलती मिल रही है, मैटर इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हुआ नहीं है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हुआ नहीं है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, वी गिव क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, इंग्लिश इज द फनी लैंग्वेज। सर क्वालिफाइड तो अच्छा होता है ना, हम क्वालिफाइड लोग हैं, हम एजुकेटेड लोग हैं। क्वालिफाइड का और एक मतलब होता है, क्वालिफिकेशन का और एक मतलब होता है कंडीशनल। ठीक है, अगर कोई ऐसा मैटर है कि जो मटेरियल है, ठीक है, लेकिन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला नहीं है, सिर्फ इक्का दुक्का जगह प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है और वो एक एक्सपेंस में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम लोग कंडीशनल ओपिनियन देते हैं, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। हम क्वालिफाइड ओपिनियन, एक्सेप्ट दैट इन्वेंट्री इज ओवर वैल्यूड बाय 50 लाख, बस सिर्फ वो इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है 50 लाख से, बाकी सब सही है। सिर्फ वो एक रिपेयर एक्सपेंडिचर 1.5 करोड़ का जिसकी जानकारी नहीं मिली, बाकी सब सही है। तो हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन, हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, कंडीशनल ओपिनियन देते हैं जिसमें सब्जेक्ट टू या फिर एक्सेप्ट डिफेक्ट हो, बस इसको छोड़ दो बाकी सब सही, बस इसको छोड़ दो बाकी सब सही, बस इसको छोड़ दो बाकी सब सही है। तो मैटर्स अगर मटेरियल है लेकिन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैले नहीं है, नॉट परवेसिव, ठीक है, सो वी गो फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब अगर सबूत की कमी है, सबूत की कमी है, बहुत बड़े बड़े चीजों के सबूत नहीं मिले, बहुत बड़े बड़े चीजों के सबूत नहीं मिले हैं, एंड इट इज परवेसिव, इट इज अफेक्टिंग ओवरऑल होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसका असर है। ठीक है सर, एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स वाले रेड मार के चले गए, इनकम टैक्स वाले रेड मार के चले गए और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं, हमारे पास में सिर्फ जेरोक्स है, सिर्फ हमारे पास में बैलेंस शीट, P&L नोट्स टू अकाउंट का जेरोक्स है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, और कोई हमारे पास में जानकारी, नथिंग, इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसी नौबत आ गई, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे पास में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम पूरा परवेसिव है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई जानकारी नहीं मिल रही, मैंने रेड वाला एग्जांपल बताया आपको, ऐसा हो सकता है, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज में पूरे डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गए, ऐसा हो सकता है, डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास है, ऐसा हो सकता है, या फिर मैनेजमेंट कोई जानकारी नहीं देना चाहती, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दे रहे, ऐसा हो सकता है। अगर सबूत की कमी है और इसके पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल तो है ही, मटेरियल था ही, सबूत की कमी है विच इज मटेरियल, और साथ में इट इज परवेसिव, पूरा फैला हुआ है, तो हम हाथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर हम बोलते हैं, जब मैंने वाउचर्स ही नहीं देखे, मैंने जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देखे, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं देखे, तो मैं क्या ओपिनियन दूं? We are not able to form opinion whether financial statements give true and fair view. उसको हम डिस्क्लेमर, जब हम डिस्क्लेम करते हैं कि भाई मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ बता नहीं सकता, तो उसको हम लोग नॉट एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन, डिस्क्लेमर हम लोग देते हैं। ठीक है, तो अगर परवेसिव हो जाए चीजें तो डिस्क्लेम करना पड़ेगा। अब अगर गलती है, गलती ऐसी है कि
उसका इफेक्ट पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। आपने एक ब्रांच को इंक्लूड नहीं किया, छोटा छोटा सब कुछ में प्रॉब्लम है, ठीक है। इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी सब में ओवरऑल सब में प्रॉब्लम आ गया, मेनी आइटम्स आर कवर्ड। अगर ऐसा है तो मुझे एडवर्स देना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी गलतियां, ओवरऑल बहुत सारी चीजें गलत है, तो मुझे एडवर्स देना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा। देखो पूरा चार्ट फ्रीज कर रहा हूं, बड़ा ही आसान है। अगर सारे सबूत हमको दे दिए और सब कुछ बिल्कुल सही है तो हम लोग स्टैंडर्ड वर्डिंग को फॉलो करते हैं। हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड, बिना किसी कंडीशन के अनक्वालिफाइड क्लीन ओपिनियन हम लोग देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन कभी कभी हमको बदलना पड़ता है, सबूत की कमी होती है, ठीक है। बदलना पड़ता है 2 मैटर्स की वजह से, सबूत की कमी की वजह से या गलतियों की वजह से। अगर सबूत की कमी है, गलती है, ठीक है, और ये मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैली नहीं, गलतियां है, प्रॉब्लम्स है लेकिन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैले नहीं है। दे आर मटेरियल प्रॉब्लम्स बट नॉट परवेसिव। मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो हमको क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा। वील हैव टू गिव क्वालिफाइड ओपिनियन कि बस इनको छोड़ दो बाकी सब सही है, इनको छोड़ दो बाकी सब सही है। सबूत की कमी अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परवेसिव है, फैली हुई है, अगर फैली हुई है तो हमको डिस्क्लेमर, वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन, ऐसा बताना पड़ेगा। और गलतियां भी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैली हुई है तो हमको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा, टू गिव एडवर्स ओपिनियन। आई होप आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया, आपके दिमाग में फिट बैठ गया, ठीक है। एक और टेबल भी दिया हुआ है, देयर इज अ टेबल, कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली सेम, कॉपी पेस्ट उनके बारे में लिखा हुआ है, एकदम वही जो चार्ट था वही टेबल फॉर्म में दिया है। क्या लिखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है, ठीक है। और गलती जो है वो मटेरियल है, गलती है लेकिन परवेसिव नहीं है। तो कौन सा ओपिनियन देंगे? गलती है, मटेरियल गलती है लेकिन पूरे फाइनेंशियल में फैली नहीं है, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। गलती है वापस, लेकिन अगर वो फैली हुई है, परवेसिव है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परवेसिव है, हर जगह पे गलती मिल रही है ओवरऑल, तो एडवर्स ओपिनियन देंगे। फिर सबूत की कमी है, वापस मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, पूरे तो क्वालिफाइड ओपिनियन। और सबूत की कमी ओवरऑल फैली हुई है तो विल गिव डिस्क्लेमर। ये टेबल भी, ये स्टैंडर्ड के अंदर टेबल दिया हुआ है, तो मुझे लगा वापस चार्ट जो हमने देखा वैसा ही पूरा इंफॉर्मेशन ही हमको मिलता है। ये चार्ट और ये टेबल, दे बोथ गिव यू सेम इंफॉर्मेशन। ये चार्ट से हमने समझा अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, ठीक है, क्यों हम मॉडिफाई करते हैं, इसके 2 कारण होते हैं, और 3 तरह के मॉडिफाइड ओपिनियन होते हैं। मटेरियल मैटर्स है बट नॉट परवेसिव, तो हम क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। मटेरियल मैटर्स है लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज परवेसिव ऑल्सो, तो हम डिस्क्लेमर देते हैं, ठीक है। गलती है और साथ में परवेसिव है तो हम लोग एडवर्स देते हैं। सो 3 तरह के मॉडिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर और एडवर्स। बीच में क्वालिफाइड है, डिस्क्लेमर और एडवर्स, 3 मैटर्स है, ठीक है। एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं। सपोज ठीक है, आपकी शादी की बात चल रही है, कुछ बोल रहे थे ये शादी हो चुकी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सोचो हो जब चल रही थी तब क्या था। आपके शादी की बात चल रही है, ठीक है, एंड सपोज किसी लड़के के शादी की बात चल रही है, ठीक है। लड़कों पे एग्जाम्पल जनरली बनाता हूं मैं, कि लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पे कोई भी एग्जाम्पल बनाइए, ठीक है। तो लड़का अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, अच्छे दोस्त है, सैटरडेज मंदिर में बिताता है, हनुमान मंदिर में बिताता है, ठीक है। और ऑफिस वाले भी सब पॉजिटिव है, नेबर्स पॉजिटिव है, फैमिलीज पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, फेसबुक देखा हम लोगों ने, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम बोलेंगे लड़का एकदम सही है, आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। लड़का एकदम सही है, आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए, मतलब कौन सा ओपिनियन हो गया? अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। अब शादी के लिए हाँ कर दीजिए मतलब भी हो गया ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। फिर सेकंड सिचुएशन,
हमने फिर लड़के का सिर्फ हमको जो उसका जो पास्ट है वो हमको पता नहीं चला, पास्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, बाकी तो प्रेजेंट फ्यूचर वगैरह जो बाकी सब है बिल्कुल सही लगा, एक्सेप्ट दैट हमको पास्ट की ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, बाकी सब सही है। कौन सा ओपिनियन देंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन। और एक लड़का सब एकदम बराबर है, सिर्फ थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा आता है लेकिन उतर भी जाता है, बाकी सब ये, एक्सेप्ट दैट ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, एक्सेप्ट दैट ही इज बीइंग शॉर्ट टेम्पर्ड, बोले बाकी सब सही है। मतलब किसका एग्जाम्पल हुआ? क्वालिफाइड। ठीक है, लड़का 10वीं में 10 बार फेल हो गया, ठीक है, रात भर घर के बाहर रहता, घर पहुंच नहीं पाता, जहां कहीं जगह मिल जाए वही सो जाता है, नेचर फ्रेंडली है, लोग सुबह छोड़ के जाते हैं, बहुत पॉपुलर है, दिन शुरू होते से लोग आए थे पैसे मांगने के लिए, और पुलिस और कोर्ट तो बोले रोज की बात है, रोज ही जाना हो ही जाता है, बोले कभी कभी दिन में 2-3 बार जाना हो जाता है। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल तो ऐसा है कि देखा नहीं जाए, मतलब ऐसे ऐसे टैगिंग हुए हैं और ऐसे फोटो से बोले देखा नहीं जाता, ये तो बहुत ही बेकार, तो बोले इनसे बिल्कुल दूर रहिए। एडवर्स ओपिनियन। और लड़के का फोटो है जब वो 10th क्लास में था, 10th क्लास में था, ना पेरेंट्स से बात हो पा रही है ना नेबर से बात हो पा, बोले पूरा मूविंग काम है, बाकी सब लोग इंडिया के बाहर है, ठीक है, ना किसी से बात हो पा रही है, ना कोई जानकारी दे पा रहा है, FB प्रोफाइल भी नहीं है, भाई कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, ना पेरेंट्स के साथ मीटिंग है, ना नेबर्स है, ना दोस्त है, ना FB प्रोफाइल है, जानकारी नहीं है। अगर जानकारी तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा? डिस्क्लेमर। ऐसी पैरेलल एग्जांपल है, कभी कोई पैरेलल एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, ओके, सो नाउ वी नो टाइप्स ऑफ ओपिनियन, वो मैंने आपको टाइप्स ऑफ ओपिनियन के बारे में बताया। ठीक है, इसी के साथ और एक चार्ट है, वो भी हम लोग देखते हैं। ये चार्ट के अंदर जितनी बातें आपको पता है उतना ही काफी है आपके लिए। ये जो 2 मैटर मैं आपको बता रहा था, सबूत की कमी और मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, ठीक है, तो इसका और थोड़ा अगर हम लोग एनालिसिस करें कि सबूत की कमी क्यों हो सकती है। सबूत की कमी, नंबर 1, सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी फेस, ठीक है, अब जो कुछ एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं वो आप वहां पे नोट भी कर सकते हैं इसके, इस चीज के लिए बेसिकली, बाकी सब तो होता ही है। ठीक है, तो सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। ठीक है, क्यों? कुछ है, कभी कभी सबूत नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। ठीक है, उसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। नंबर 1, इनकम टैक्स वालों ने रेड मार ली और पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से डॉक्यूमेंट्स सीज कर लिए। ठीक है, या फिर स्ट्राइक चल रही है एम्प्लॉयज की, इसलिए हम अंदर जा नहीं पा रहे, इंफॉर्मेशन देख नहीं पा रहे, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, अथॉरिटीज के ऑर्डर्स की वजह से, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ऐसा हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि हम लोग इंफॉर्मेशन देख नहीं पा रहे, तो उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। हो सकता है सबूत की कमी हो और उसका कारण हो, नंबर 1, सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, नंबर 1। सेकेंड, हो सकता है लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट। ये वर्ड को हम बहुत डिस्कस करने वाले। मैनेजमेंट ने जानबूझकर हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी, हमको एक फैक्ट्री विजिट नहीं करने दिया, हमको एक अग्रीमेंट नहीं दिया, हमको किसी बंदों से, कुछ डायरेक्टर लोगों से बातचीत करने की परमिशन नहीं दी। ठीक है, अगर ऐसा है कि हमको कहीं विजिट नहीं करने दे रहे, ऑब्जर्व करने नहीं दे रहे, अग्रीमेंट्स नहीं दे रहे, लोगों से पूछताछ, इंक्वायरी नहीं करने दे रहे, उसको बोलते हैं लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने लिमिटेशंस मतलब रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट मतलब रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है सबूत की कमी हो रही है बिकॉज ऑफ द टाइमिंग मैटर्स एंड बिकॉज ऑफ टाइमिंग,
ठीक है, टाइमिंग और नेचर ऑफ एक्टिविटीज। क्या एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है, अचानक किसी ऑडिटर का स्वर्गवास हो गया और वो गए, उनके साथ उनके डॉक्यूमेंट्स ले गए, अब उसका कुछ अता पता नहीं है, हमको बहुत लास्ट मोमेंट हमको अपॉइंट किया, अब हमको रिपोर्ट सबमिट करनी है, रिपोर्ट सबमिट करनी है बाय 30 सितंबर और हमको अपॉइंट किया है बाय 10 सितंबर ना हम, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल 15-16 15-16 के लिए हमको 10 सितंबर को अपॉइंट किया, 10 सितंबर ना हम ओपनिंग स्टॉक, हमको अपॉइंट ऐसे समय पे किया है कि ना हम लोग ऐसे समय हमारा टाइमिंग है, ना हम ओपनिंग स्टॉक हम लोग ओपनिंग स्टॉक चेक कर पाए, ना हम क्लोजिंग स्टॉक चेक कर पाए, स्टॉक हम लोग फिजिकल वेरीफाई नहीं कर पा रहे, we are not able to do physical verification, we are not able to attend, sorry, हम लोग अटेंड करते हैं, we are not able to attend physical verification of the stock, ना ओपनिंग स्टॉक की कोई खास जानकारी है, ना हमारे पास में क्लोजिंग स्टॉक की कोई खास जानकारी, टाइमिंग, हमारे पास समय भी बहुत कम है, 10 सितंबर को अपॉइंट किया है, आपको रिपोर्ट देके सब कुछ, बहुत ही इमरजेंसी वाला मामला हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाला मामला है, तो ये यहाँ पर टाइमिंग की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी देयर कैन बी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, एंड देयर कैन बी प्रॉब्लम कि हम नेचर ऑफ एक्टिविटीज हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। एक सब्सिडरी है जो जर्मनी में है, तो वहां से जो इन्फॉर्मेशन सब जर्मन में है, सब जर्मन में, हम ना उसको पढ़ पा रहे, समझ पा रहे, उसको कन्वर्ट कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो जो हम चेकिंग कर रहे हैं, जो हम चीज समझना चाहते थे, देखना थे, हम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो जर्मनी में है, ठीक है। फिर एक सॉफ्टवेयर हमने यूएस से खरीदा है, तो वो यूएस से खरीदा है, तो उसका जो प्रोग्रामिंग कैसी है, उसका फ्लो, उसका प्रोग्रामिंग कैसे, वर्किंग कैसे, अंदर की बातें कैसी है, वो भी हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि डेवलपर यूएस में बैठा है और उससे हम कम्युनिकेट करके चीजों को समझ नहीं पा रहे। तो कभी कभी जिस नेचर की चेकिंग हमको जर्मन सब्सिडरी के बारे में सब कुछ डिटेल पढ़ना था, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, हम सॉफ्टवेयर के बारे में सब समझना पड़ा था, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि यूएस बेस्ड है, इसमें मैनेजमेंट की भी कोई गलती नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद द मैनेजमेंट ऑल्सो। तो कभी कभी टाइमिंग के प्रॉब्लम की वजह से हम सबूत इकट्ठा नहीं कर पाते और जिस नेचर की चेकिंग हम करना चाहते हैं वो भी हम नहीं करवा पाते। सो लैक ऑफ एविडेंस कैन बी बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो। लैक ऑफ एविडेंस कैन बी, तीन चीजें होगी, सबूत की कमी तीन कारणों से हो सकती है। सबसे पहले, ठीक है, सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, कुछ बाहर की चीजें हैं, एक्सटर्नल चीजें हैं, ठीक है, उनके वजह से हम सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे। दूसरा, मैनेजमेंट ने खुद हमको रोका। और तीसरा, समय के प्रॉब्लम की वजह से, समय की वजह से, और जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे। नेचर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, टाइप्स ऑफ मिसस्टेटमेंट्स तो ऐसे 450 में, बट मिसस्टेटमेंट्स का एक नेचर, क्रूशियल क्या क्या, अमाउंट गलत है वो तो एकदम सिंपल चीज है, लेकिन कभी कभी और क्या क्या गलती मिल सकती है, ऑडिटर ने केयरफुल रहना चाहिए। कभी कभी सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर नहीं होता, हमने इन्वेंट्री में लीफो लगा दिया, फीफो और वेटेड एवरेज की जगह, हमारा सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर नहीं है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन हैपन बिकॉज ऑफ रॉन्ग इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन हैपन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एप्लीकेशन, ठीक है, हमने बराबर उसको अप्लाई नहीं किया। AS 19 में फाइनेंस लीज को लगाने का तरीका है, वो हमने बराबर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है, फिर उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, हो सकता है एप्लीकेशन में दिक्कत हो, हमने बराबर अप्लाई नहीं किया, ठीक है। AS 19 में फाइनेंस लीज को रिकॉर्ड करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, हमने उसको बराबर अप्लाई नहीं किया, रेट्स बराबर हमने यूज नहीं किए, बराबर कंप्यूटेशन अकाउंटिंग नहीं की। हो सकता है कि कभी कभी पॉलिसी सही सिलेक्ट की, उसको इंप्लीमेंट सही किया, लेकिन डिस्क्लोजर्स नहीं दे रहे, ठीक है, एमैल्गमेशन हुआ उसके अकाउंटिंग से, लेकिन डिस्क्लोजर्स, एमैल्गमेशन में क्या हुआ, कौन सी कंपनी ने किसको खरीदा, कितने में खरीदा, क्या क्या चेंजेस आए, कितना गुडविल आया, कितना कैपिटल आया, वो डिस्क्लोज करना पड़ता है, डिस्क्लोज ही नहीं किया। तो यहाँ पे जो दो मैटर है जिसके वजह से मॉडिफाई करना पड़ता है, उसका और एनालिसिस है। सबूत की कमी तीन बातों की वजह से हो सकती है और मिसस्टेटमेंट ये तीन कारणों से भी हो सकता है। देयर कैन बी नेचर इन सिलेक्शन सही नहीं है, एप्लीकेशन सही नहीं है, या फिर उसका डिस्क्लोजर सही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इस पॉइंट क्लियर? आई होप नाउ यू आर अवेयर टाइप्स ऑफ ओपिनियन की आपको पूरी जानकारी मिल रही है, ठीक है। ये इसी की थ्योरी, ये
पहली चीज आपके नोट्स में सर्कमस्टांसेस कब मॉडिफाई करना पड़ता है, तो दो कारण हो सकते हैं, देयर कैन बी टू रीजंस, दो रीजन हो सकते हैं कब मॉडिफाई करने की, वो हम पढ़ चुके हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके क्वालिफाई कब करना, अगर सबूत की कमी है, मटेरियल इंपैक्ट हो सकता है लेकिन परवेसिव नहीं है, क्वालिफाई। गलती है, मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, क्वालिफाई। परवेसिव का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय परवेसिव, वो भी हम लोग देख चुके हैं। आपके इसमें अलग से फॉन्ट में दिया है उसको, ठीक है, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बार बार वो रिपीट हो रहा है। एडवर्स कब देना, गलतियां पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मटेरियल गलतियां परवेसिव है, फैली हुई हर जगह पे, तो हम एडवर्स देते हैं। और डिस्क्लेमर, ठीक है, सबूत की कमी और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैली हुई है। डिस्क्लेमर में एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, ये पैराग्राफ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इट कैन हैपन कि हम गए ऑडिट में और हमको पूरी जानकारी मिली है, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। इट मे हैपन दैट वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिली है, लेकिन कंपनी में इतनी अनसर्टेनिटीज है, इतनी ज्यादा मटेरियल अनसर्टेनिटीज है, ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, उसमें अनसर्टेनिटी, लीगल केसेस, उसमें अनसर्टेनिटी चल रही है बहुत कि कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। पूरे ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, वो ग्रुप रिस्ट्रक्चरिंग में क्या इंपैक्ट होगा कंपनी पे, उसकी अनसर्टेनिटी और चल रही है। ये फ्यूचर में अपने खुद का गोइंग कंसर्न मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसमें अनसर्टेनिटी चल रही है। मल्टीपल अनसर्टेनिटी, इंफॉर्मेशन पूरी है लेकिन इतनी अनसर्टेनिटीज है फ्यूचर को लेकर, इतनी अनसर्टेनिटीज है, क्या होने वाला है इसको लेकर इतनी मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है। अगर ऐसा है मल्टीपल अनसर्टेनिटीज आर इन्वॉल्व, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज आर इन्वॉल्व, तो हो सकता है कि ऑडिटर फिर से डिस्क्लेमर दे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरी जानकारी मिलने के बाद में भी कभी कभी बिकॉज ऑफ मटेरियल मल्टीपल अनसर्टेनिटीज, के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस हो सकता है कि हमको डिस्क्लेमर देना पड़े, विल हैव टू गिव डिस्क्लेमर, ठीक है। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, मैं आई विल गिव एग्जाम्पल। एक इंडो सोलार, ठीक है, इंडो सोलार नाम की कंपनी है, वहां पे ऑडिटर गए, पीडब्ल्यूसी या केपीएमजी ऑडिटर है, वहां पे ऑडिटर गए, उनको पूरी जानकारी मिली, दे गॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिली, लेकिन बिकॉज ऑफ मल्टीपल अनसर्टेनिटीज, ये एक इंडो सोलार लिमिटेड बीएसआर एंड कंपनी, दैट इज बीएसआर एंड कंपनी, दैट इज नथिंग बट अवर केपीएमजी। तो केपीएमजी उनके ऑडिटर्स हैं, इंडो सोलार, और देखिए डिस्क्लेमर दिया है, और क्या बात लिखी है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। Attention is invited to note 1 which explains the detailed full erosion of net worth. कंपनी का पूरा नेटवर्थ इरोड हो चुका है, इरोजन खत्म, पूरा नेटवर्थ खत्म हो चुका है। रेफरेंस मेड टू बीआईएफआर, ठीक है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी का पूरा नेटवर्थ खत्म हो चुका है और कंपनी ने बीआईएफआर को दरखास्त लगाई है, रिक्वेस्ट की कि हमको बचा लो, हमको मदद करो। In case of erosion more than 50% of the net worth, peak net worth, पिछले साल ही बीआईएफआर को बता दिया था। एंड एक्सप्लेन मल्टीपल अनसर्टेनिटीज बीइंग फेस्ड बाय द कंपनी, बहुत जगह अनसर्टेनिटीज होंगी, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अनसर्टेनिटीज है, एम्प्लॉयज को लेकर अनसर्टेनिटीज है, लाइसेंस को लेकर अनसर्टेनिटीज है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। द कंपनी हैज बीन अनेबल टू यूटिलाइज कैपेसिटी, इंडो सोलर इनका पूरा काम है, जो सोलर पावर जनरेशन है उसके ऊपर है,
लेकिन ये लोग प्रॉफिटेबली काम नहीं कर पा रहे क्योंकि सोलर सेल की कीमत बहुत ज्यादा है सोलर एनर्जी में, लेकिन सोलर सेल कंटिन्यूज टू बी हाइयर प्रिवेलिंग बहुत ज्यादा, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम उनके चल रहे हैं। उनका कहना है कि नोट्स तो आप और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इनके जो एक्चुअल नेट कैश फ्लोज है उसके बारे में भी, जो कैश फ्लोज है बहुत कम है। उन्होंने अपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी करवाई थी, सीडीआर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाई थी इन्होंने, सीडीआर होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग कराने के बाद आपको जब आप प्रॉमिस करते हो कि आप बराबर पैसे देंगे, वो भी हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो इतने ज्यादा अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है हर जगह पे। ठीक है, देखो लिखा है आखिरी में पाएगा, द अबव फैक्टर्स क्रिएट मल्टीपल अनसर्टेनिटीज and we are unable to determine possible effects on financial statement. We are unable to conclude the ability of the company to carry on the going concern. This was also subject to modification previous year. पिछले साल भी इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई साहब वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि कभी कभी सबूत मिलने के बाद भी अगर बहुत जगह अनसर्टेनिटीज हो या मल्टीपल अनसर्टेनिटीज, तो हो सकता है कि हम क्या दे वहां पे, डिस्क्लेमर दे। ठीक है, वी आर थ्रू विथ, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ओपिनियन देख लिया। ठीक है, अब यहां पे एक और छोटी सी बात दी हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज regarding this third point. ठीक है, अदर कंसिडरेशंस करके लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है यहां पे, बहुत आसान है। अब देखिए आजकल नए नए ऑडिट्स आ गए, सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट, हाँ इसको बोलते हैं ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट, सिर्फ पीएनएल का ऑडिट, ठीक है, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट, इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कभी कभी जो उसके अंदर जो कुछ आइटम्स होते हैं उसका भी ऑडिट होता है, जैसे सिर्फ करंट एसेट का ऑडिट, स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट ऐसा बोलते हैं। आजकल नए नए ऑडिट हो गए। ठीक है, लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको करना पड़ता है, सिर्फ बैलेंस शीट ऑडिट, सिर्फ पीएनएल ऑडिट, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑडिट, सिर्फ करंट एसेट ऑडिट, सिर्फ करंट लायबिलिटी ऑडिट। ठीक है, ऐसे भी हो गया। तो इन्होंने एक बात लिखी है यहाँ पे, क्या लिखा है उन्होंने, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात इन्होंने लिखी है। ठीक है, व्हाट दे हैव रिटन, लेट्स अंडरस्टैंड। क्या लिखा उन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसे भी ऑडिट कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखें। हमने बोला कौन सी बात का ध्यान रखें, बोले सपोज अगर आप पूरे सेट का ऑडिट कर रहे हो, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, आप इन सब का ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, आप पूरे कंप्लीट सेट का ऑडिट कर रहे हो जिसमें बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स भी है, पूरे इसका बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स, आपने इस सब का ऑडिट किया है। और सपोज आपने इसके ऊपर गलत मेजॉरिटी चीजें गलत है, आप इन सब के ऊपर, ठीक है, आप अभी बोल के आओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडवर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, एडवर्स ओपिनियन आप देख के आए, या फिर आप अभी इसके ऊपर सब जगह क्वेश्चन मार्क, अभी आप डिस्क्लेमर दे के आए हो। अगर आपने कंप्लीट सेट पे एडवर्स दिया है या डिस्क्लेमर दिया, तो एक बात का ख्याल रखे कि इसमें से निकल के आने वाले, ठीक है, इसमें से निकल के आने वाले, अगर आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लीन ओपिनियन नहीं दे सकते। इसके ऊपर आप क्लीन ओपिनियन नहीं दे सकते। अभी आप पूरे सेट को
पूरे बैलेंस शीट आप बोला कि मेजॉरिटी चीजें गलत है, एडवर्स या डिस्क्लेमर या सबूत की कमी है, ऐसा बोल के है। अगर आपने कंप्लीट सेट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया है तो उसके अंदर से निकले हुए मेजर पार्ट को, उसके अंदर से निकले हुए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप क्लीन नहीं बोल सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, इट विल बिकम कॉन्ट्राडिक्टरी। अरे एक ऐसा आदमी है यार, अभी बोल रहा था कि गाड़ी बेकार है, एक नई गाड़ी लॉन्च हुई, वो गाड़ी बेकार है, बेकार एकदम, बोले वर्स्ट गाड़ी है, ठीक है। और अब लेकिन बोलता है हाँ उसका इंजन अच्छा है, उसके इंटीरियर अच्छे है, उसकी डिजाइन अच्छी है, ये क्या बोल रहा है यार, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए यार। अगर ऐसा है तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे, अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया तो इसीलिए अगर आपने कंप्लीट सेट पे एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया है तो उसी सेट में से निकले बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपने क्लीन ओपिनियन नहीं देना चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, ठीक है। जो स्पेसिफिक छोटा सा एक एलिमेंट, सपोज एक छोटा सा उसका छोटा सा पार्ट है, लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री, आपने पूरे सेट पे आपने ऐसा ओपन दिया एडवर्स डिस्क्लेमर, लेकिन उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है स्पेसिफिक एलिमेंट, इस पे भी, ठीक है, इस पे भी जो स्पेसिफिक थोड़ा, सपोज इन्वेंट्री, सिर्फ आपने इन्वेंट्री का ऑडिट किया और उस पे आप ओपन दे रहे हैं, ठीक है। इस पे भी जनरली नो क्लीन ओपिनियन, इस पे भी जनरली क्लीन, अगर पूरा सेट आपने बर्बाद बोला तो उसके अंदर की चीजों को क्लीन मत बोलो, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। इस पे लेकिन आप क्लीन ओपिनियन दे सकते हो, इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाइड, कुछ कंडीशंस लगती है जो ऐसे 805 में डिस्कस होती है, 805 में, ठीक है, वो 805 में पढ़ेंगे, यहां पे उसकी जरूरत नहीं, इतना हमको पता चलता है। तो वापस, अगर कंप्लीट सेट को आप बुरा बोल के आए हो, एडवर्स बोल के आए हो, डिस्क्लेमर बोल के आए हो, तो उसके अंदर के निकले हुए बैलेंस शीट, पीएनएल या कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप क्लीन ना बोलिए, या फिर उसके अंदर क्या टुकड़ा निकला है उसके ऊपर आप ओपन क्लीन दे सकते हो, शर्तें लागू, जो ऐसे 805 में, इतना हमको यहां पता है, उतना काफी है। सो यू आर थ्रू विद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसएस 705। आपको पहला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि मॉडिफाई कौन से कारणों की वजह से हो सकते हैं, कितने तरह के मॉडिफाइड ओपन होते हैं, ठीक है, और मॉडिफाइड ओपन होते हैं, और उसके बारे में डिटेल्स, ये आपको पहला बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो वी आर थ्रू विद दैट। नाउ अभी एक छोटी सी बात है, उसका भी एक चार्ट है, चार्ट के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। मैनेजमेंट अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो आपने क्या करना चाहिए? रिस्ट्रिक्शन मतलब लिमिटेशंस ऑफ स्कोप। मैनेजमेंट आपको सबूत इकट्ठा करने से रोकता है, आपको ऑडिट करने से रोकता है, आपको सबूत इकट्ठा करने से रोकता है। लिमिटेशन इज इम्पोज्ड। अगर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन ऑफ स्कोप इम्पोज किया आपको ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद, ऑडिट एक्सेप्ट मतलब आपने बोला ऑडिट करेंगे, दोनों के बीच में एंगेजमेंट लेटर साइन हो चुका है, उसके बाद ऐसा हो रहा है, ठीक है। पहले की उसने ऐसा किया तो ऐसे 210 में उसके बारे में लिखा है। अगर एक्सेप्ट करने के बाद उसने ऐसा किया तो क्या करेंगे हम? जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्रैप सेल हुआ है 5 करोड़ का, और उसकी जानकारी नहीं दे रहे। वो स्क्रैप सेल भाई कौन सा स्क्रैप था, कितने किलो स्क्रैप था, किसको तूने बेचा, कितने में बेचा, ठीक है, पैसे कैसे आए, कुछ कोई जानकारी हमको नहीं दे रहा। पैसे का ठीक है, बस एक एंट्री पास कर दी है, कैश की एंट्री पास कर दी है, कुछ ठीक है बस। अब इसकी सब हमको इसकी कोई जानकारी दे रहा है और हमको ऐसा लग रहा है यार कि इसकी वजह से मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, सबूत की कमी है तो क्वालिफाई करना पड़े, या फिर कभी ऐसी इतनी बड़ी गलती है परवेसिव है तो शायद डिस्क्लेमर देना पड़े। तो एक तो सबूत की कमी है और ऐसी सबूत की कमी है जिसे शायद क्वालिफाई या कभी कभार डिस्क्लेमर करना पड़े, ठीक है। हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे, डियर मैनेजमेंट देखिए आप हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, ठीक है, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इन्फॉर्मेशन दे दीजिए,
ठीक है, नहीं तो इसको लिमिटेशन ऑफ स्कोप माना जाएगा और हमको आगे कुछ स्टेप लेनी पड़ेगी। वो अगर नहीं मानते तो मैनेजमेंट से जो बड़े लोग हैं उनके पास जाओ, TCWG, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है। ऑडिट कमेटी की मीटिंग होगी, वो मीटिंग में जाके बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, वो मीटिंग में जाके बोलो, देखो कि स्क्रैप सेल हुआ है 5 करोड़ का, उसकी जानकारी नहीं मिल रही, ठीक है। उनसे सोचो कि उनसे कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, पिछले साल स्क्रैप सेल कितना था उससे कंपेयर करके देखो, पिछले साल स्क्रैप सेल कितना था, कितने बेचा, किसको बेचा, ठीक है, उससे कंपेयर करके देखो उससे मैच हो रहा है क्या। एक आप बनाओ, ओपनिंग स्क्रैप प्लस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग, कितने का सेल हो सकता है, उससे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करो। इसी इंडस्ट्री में बाकी लोग भी स्क्रैप बेचते होंगे, कितने में स्क्रैप बेचते, कैसे स्क्रैप बेचते, वो जानकारी इकट्ठा करो। देखो कि क्या हम 5 करोड़ को जस्टिफाई कर सकते हैं क्या 5 करोड़ का ये 5 करोड़ जस्टिफाइबल है क्या, और TCW से कोई जानकारी मिल रही है क्या। अगर इनसे इंफॉर्मेशन मिल गई और जस्टिफाइड है तो बहुत बढ़िया। TCW से बात करने के बाद, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करने के बाद में, खुद होके करने के बाद भी अगर हमको इफ वी आर नॉट एबल टू गेट इंफॉर्मेशन, अगर हमको फिर भी जानकारी नहीं मिल रही, अगर ये परवेसिव मामला नहीं है, एक सिर्फ मटेरियल मामला है, परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाई कर दीजिए। अगर ये परवेसिव मामला है, ठीक है, तो फिर देखिए कि क्या ऑडिट बहुत फाइनल स्टेज पे है, लीगली मैं इसको छोड़ सकता हूं क्या, ठीक है। ऑडिट अगर बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, मेरे ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट ऑडिट आपने एक्सेप्ट किया CAG से, तो आप छोड़ नहीं सकते, आपको करना ही पड़ेगा वो, ठीक है। यू कैन नॉट लीव इट, यू विल हैव टू डू दैट ऑडिट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑडिट आप छोड़ नहीं सकते, गवर्नमेंट ऑडिट्स और ऐसे लॉ के अंदर अगर आप कोई एक्सेप्ट करते हो तो यू कैन नॉट लीव इट, ठीक है। अगर आपको अर्ली स्टेजेस में और आप छोड़ सकते हो तो आपने विड्रॉ करना चाहिए। अगर ऑडिट बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है और आप विड्रॉ कर सकते हो लॉ के हिसाब से, यू शुड रिजाइन एंड विड्रॉ, ठीक है। विड्रॉ करोगे तो आपने छोड़ते वक्त जो बड़े लोग हैं TCWG, उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने उनके साथ शेयर कर लेना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे और मैं क्यों छोड़ रहा हूं, उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि फाइनल स्टेजेस में है या फिर लीगल रिस्ट्रिक्शन है, मैं छोड़ नहीं सकता, तो मैंने डिस्क्लेमर करना चाहिए। लैक ऑफ एविडेंस है, वो भी परवेसिव है और मैं छोड़ नहीं सकता ऑडिट, तो मैंने डिस्क्लेमर देना चाहिए। अगर इनिशियल स्टेजेस है और कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो विड्रॉ कर दो। लैटर स्टेजेस है, बहुत आखिरी के स्टेजेस है और मैं लीगल ऑब्लिगेशन में दबा पड़ा हूं, तो दो, फिर रिपोर्ट दो, लेकिन उसमें क्या दो, डिस्क्लेमर दो, ठीक है। तो इस ऐसे में ये भी समझा है और अच्छे से समझा है कि मैनेजमेंट अगर आपको जानकारी नहीं दे, लिमिटेशन ऑफ स्कोप, तो आपने कैसे जानकारी नहीं दी, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने, TCWG के पास में गए, ऑल्टरनेटिव प्रोसेस परफॉर्म की, सबूत मिला, बहुत बढ़िया, नहीं मिला, परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाई कर दिया। परवेसिव है तो दो ऑप्शन है, इनिशियल स्टेजेस नो लीगल रिस्ट्रिक्शन विड्रॉ, लैटर स्टेजेस विद लीगल रिस्ट्रिक्शन स्टे, गिव डिस्क्लेमर, ठीक है। नाउ यहां पे वैसे 705 में हम लोग टाइप्स ऑफ ओपिनियन, वी हैव स्टडीड टाइप्स ऑफ ओपिनियन हम लोग पढ़ चुके। सेकंड हम लोग लिमिटेशन ऑफ स्कोप का एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके, ठीक है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, ये मॉडिफिकेशन से ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, मॉडिफिकेशन से ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, व्हाट इंपैक्ट विल टेक प्लेस, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊं। अब मैंने क्या किया फिर इसके लिए, मैंने पूरी रिपोर्ट को, वी हैव क्रिएटेड अ स्पेशल, उसके लिए हमने प्रिपेयर किया है, लेट्स सी। तो एक आपके नोट्स में आखिरी में होगा, इट विल आखिरी में ये होगा अपेंडिक्स में, वो अगर हम लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो उतना ही हमारे, मतलब एवरीथिंग विल बी क्लियर फ्रॉम दैट। हमने एक रिपोर्ट ली और रिपोर्ट के साथ साथ में कहां कहां पे क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको मार्क करके उसका एक प्रेजेंटेशन हम लोगों ने क्रिएट किया है। वी हैव क्रिएटेड प्रेजेंटेशन फॉर दैट, ठीक है। एज आई सेड, आपकी नोट्स में आखिरी में होगा, वो होगी वो चीज।
सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि कितने एलिमेंट्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट में। हमने 700 में पढ़ा था, फिर भी आपको एक बार मैं याद दिला दूं, ठीक है। पहला एलिमेंट होता है आपका टाइटल, फर्स्ट एलिमेंट इज टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। फिर उसके नीचे आते हैं एड्रेसी, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले बोल दीजिए ओपिनियन, ठीक है, थर्ड। फिर फोर्थ आपका आता है ओपिनियन का बेसिस, क्यों ओपिनियन पे भरोसा करना चाहिए, व्हाई यू शुड बिलीव ऑन ओपिनियन, उसका बेसिस, उसका पूरा लॉजिक के साथ, ठीक है, फोर्थ। ये पूरा आपके नोट्स में आखिरी में दिया हुआ है। फिर फिफ्थ, अगर गोइंग कंसर्न जो सबसे फंडामेंटल चीज है उसमें कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में लिखा जाता है। सिक्स्थ आपका की ऑडिट मैटर आता है। सेवेंथ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, उसके नीचे फिर उनकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अच्छे से, हमारी जिम्मेदारी उसको ऑडिट करना, ऑडिटर की जिम्मेदारी, ठीक है। अदर मैटर पैराग्राफ 706 में एक्सप्लेन्ड है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन नाइन्थ, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कभी कभी लॉ के हिसाब से कुछ बातें लिखी जाती है, वो यहां पे लिखी जाती है, ठीक है। वो पूरी एक्सप्लेन नहीं की, सिर्फ टाइटल हेडिंग्स मैंने इंक्लूड किए हैं। और उसके बाद में, ठीक है, 10, 11, 12 आपके सिग्नेचर, आपका प्लेस और आपका डेट। तो 12 एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स होते हैं हमारे ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये 12 के 12 एलिमेंट्स पे क्या असर पड़ेगा वो हमने इस प्रेजेंटेशन में कवर किया है। व्हाट विल बी इंपैक्ट, लेट्स सी वन बाय वन क्या इंपैक्ट होगा इसका, क्या इंपैक्ट रहेगा वो देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले, अच्छा, एग्जाम में आपको जिस पे कोई इंपैक्ट नहीं उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट टाइटल, नो चेंज, टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ही रहेगा, फिर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट हो कि एडवर्स ओपिनियन हो कि डिस्क्लेमर हो। एड्रेसी में जिनके लिए रिपोर्ट बनी थी उनके लिए बनेगी, उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ओपिनियन पैराग्राफ में असर पड़ेगा। अब ये सारे चेंजेस है आपके ओपिनियन पैराग्राफ में। ओपिनियन पैराग्राफ में क्या असर पड़ेगा, ठीक है, देखो डॉटेड लाइंस मतलब वो ओपन पैराग्राफ की चेंजेस है पूरे। क्या असर पड़ेगा, सबसे पहला फर्स्ट थिंग, ओपन पैराग्राफ का जो हेडिंग बदल जाएगा, उसको हम क्वालिफाइड ओपिनियन बोलेंगे या एडवर्स ओपिनियन बोलेंगे या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बोलेंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन बोलेंगे या एडवर्स ओपिनियन बोलेंगे या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। मैं एकदम सीक्वेंस पे जा रहा हूं। फिर खास बात और, ठीक है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है ओपन पैराग्राफ की, खासकर पहली लाइन होती है, हम लोग लिखते हैं वहां पे वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सो एंड सो कंपनी। ये जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली लाइन होती है ओपन पैराग्राफ की, वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सो एंड सो कंपनी, ऐसा हम लोग लिखते हैं। ये हम डिस्क्लेमर में कैसे लिख सकते हैं? क्वालिफाइड में भी हमने ऑडिट किया है, एडवर्स में हमने ऑडिट किया और फिर हमने बोला डिस्क्लेमर में कैसे लिख सकते हैं? डिस्क्लेमर में तो हमारे पास में सबूत ही नहीं था, हमारे पास में एविडेंस ही नहीं था, फिर हमने ऑडिट कैसे किया? इसलिए सिर्फ डिस्क्लेमर में, देखो इसमें बराबर एक्सप्लेन किया, सिर्फ डिस्क्लेमर में, ओनली इन डिस्क्लेमर हम उस लाइन को बदलते हैं, वी वेर एंगेज्ड टू डू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमको अपॉइंट किया गया था टू डू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ऑडिटर वॉज एंगेज्ड, हमको वॉज एंगेज्ड टू डू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हमको ये पहली लाइन बदलनी पड़ती है, विल हैव टू चेंज फर्स्ट लाइन, ठीक है। ये बात समझिए आपको, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लेमर में हमको फर्स्ट लाइन को बदलना पड़ेगा ओपन पैराग्राफ के, और उसको बोलना पड़ेगा वी वर एंगेज्ड टू परफॉर्म ऑडिट,
वी वर अपॉइंटेड टू परफॉर्म ऑडिट, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, केपीएमजी ने भी इंडो सोलर जो मैं आपको बता रहा था, इंडो सोलर कंपनी, ठीक है, वहां पे उन्होंने वो जो फर्स्ट लाइन थे वो फर्स्ट लाइन बराबर उन्होंने बदली है। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग, और क्या चेंज लाने पड़ेंगे। अब ओपिनियन पैराग्राफ में आपको देखो, ओपिनियन का जो बेसिस है वो तो नीचे होता है, उसको हम बेसिस ऑफ ओपिनियन बोलते हैं। ओपिनियन पैराग्राफ में आपको वर्डिंग बदलनी पड़ेगी। ये जो आपकी वर्डिंग थी ट्रू एंड फेयर व्यू, ये जो आपकी वर्डिंग थी ना ट्रू एंड फेयर व्यू, ये आपको बदलनी पड़ेगी। कैसे बदलते हैं आप? क्वालिफाइड ओपिनियन में आप क्या लिखते हो? अगर गलती आप क्वालिफाई कर रहे हो बिकॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट, तो आप क्या लिखते हो? एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ मैटर एक्सप्लेन्ड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन पैराग्राफ। सिर्फ जो गलतियां एक्सप्लेन्ड है बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन पैराग्राफ में, जो गलतियां एक्सप्लेन की है उसको छोड़ दे, बाकी सब सही है। इन्वेंट्री को, जो इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन के बारे में लिखा है उसको छोड़ दे, बाकी सब सही है। अगर सबूत की कमी की वजह से आप क्वालिफाई कर दो, एक्सेप्ट बिकॉज ऑफ पॉसिबल इफेक्ट, पॉसिबल सबूत की कमी ना, परफेक्ट ऐसा बोले, एक्सेप्ट बिकॉज ऑफ पॉसिबल इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ एविडेंस एक्सप्लेन इन द बेसिस पैराग्राफ। तो बोले सिर्फ वो जो पॉसिबल इफेक्ट्स है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस उसको छोड़ देंगे, बाकी सब सही है। तो क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट वर्ड इसको दे, बस इन गलतियों को छोड़ दो, बाकी सब सही है। ठीक है, बस ये लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पॉसिबल इफेक्ट समझ में नहीं आ रहे, बाकी सब सही है। लैक ऑफ एविडेंस से मुझे पता नहीं गलती है कि नहीं, बाकी सब सही है। ठीक है, हमारे एडवर्स में वर्डिंग क्या होती है? एडवर्स में बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, इतनी सारी चीजें गलत है, इतनी सारी चीजें गलत है, बिकॉज सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर एक्सप्लेन्ड, इतनी सारी चीजें गलत है कि वी से दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, डिस्क्लेमर में क्या लिखते हैं? बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर एक्सप्लेन्ड इन बेसिस पैराग्राफ, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट, इतना जो एक्सप्लेन किया है हम लोग सबूत ही इकट्ठा नहीं कर पाए। वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, जो मैटर एक्सप्लेन किया है, जो कुछ प्रॉब्लम्स हो गए उसके हम सबूत ही इकट्ठा नहीं कर पाए, इसलिए वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए हम कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ऐसा हम लोग लिखते हैं डिस्क्लेमर में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो साहब आपका जो ओपिनियन पैराग्राफ है उसका आपका टाइटल बदल जाएगा, पहली लाइन बदलती है सिर्फ डिस्क्लेमर में, और उसमें जो आप ओपिनियन दे रहे ट्रू एंड फेयर वो बदलेगा, 100% बदलेगा। क्वालिफाइड में एक्सेप्ट ये चीजें छोड़ दो, बाकी सब सही है, एक्सेप्ट जो एक्सप्लेन किया वो। एडवर्स में इतनी बड़ी सिग्निफिकेंट बातें गलत है, बहुत सारी बातें गलत है, वी डोंट गिव ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर नहीं देते। डिस्क्लेमर में इतने सारे सबूत की कमी है कि हम ओपिनियन नहीं दे सकते, ऐसा हम बोलते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हम लोग प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स देखेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्वालिफाइड रिपोर्ट देखेंगे, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। क्लासिक डायमंड एक कंपनी है, उसकी डिस्क्लेमर रिपोर्ट देखेंगे, विल सी, डिस्क्लेमर रिपोर्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। और विकी पेपर है, उसका एडवर्स, विकी पेपर एक कंपनी है, उसकी एडवर्स रिपोर्ट भी हम देखेंगे, ठीक है। तो कैसे चीजें बदलती है, ओपिनियन पैराग्राफ में बदलाव आएंगे, वो हमने देखा, ठीक है। अब लोगों को जब हम ओपिनियन देते तो समझाना पड़ता है, कि लोगों ने समझाना पड़ता है, रीजन देने पड़ते हैं, लॉजिक देने पड़ते हैं, तभी लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, ठीक है। वी हैव टू गिव रीजंस, वी हैव टू गिव लॉजिक्स, तभी लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। ओपिनियन पैराग्राफ में अगर आपने मॉडिफाई किया है, क्वालिफाई किया है, आपने एडवर्स दिया है, आपने डिस्क्लेमर दिया है, तो उसका आपको पूरा लॉजिक, आपको पूरा रीजन देना पड़ेगा बेसिस पैराग्राफ में। तो बेसिस पैराग्राफ में क्या चीजें आएंगे? सबसे पहले बेसिस ऑफ ओपिनियन लिखते थे, अब आपको लिखना पड़ेगा बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, बेसिस ऑफ एडवर्स, बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर। आपको बेस ऑफ क्वालिफिकेशन, बेस ऑफ एडवर्स, बेस ऑफ डिस्क्लेमर, ऐसा आपको हेडिंग टाइटल जो है वो टाइटल आपको बदलना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज, ठीक है। और वहां पे आपको रीजन जो है वो रीजन आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। भाई गलती की वजह से आप मॉडिफाई कर रहे हो कि सबूत की कमी की वजह से, दो मैटर मैंने आपको बताया, सबूत की कमी की वजह से आप मॉडिफाई कर रहे हो कि गलती की वजह से मॉडिफाई कर रहे हो। अगर गलती है, अमाउंट से रिलेटेड है, तो आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर डेप्रिसिएशन बराबर चार्ज नहीं है तो लिखना पड़ेगा आपको 5 करोड़ का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया।
बेसिस पैराग्राफ में आपको मैटर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबूत की कमी है तो वो मैटर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, गलती है तो वो मैटर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सबूत की कमी है तो सबूत की कमी क्यों हुई, पहले वो देखें। सबूत की कमी क्यों हुई? द ऑडिटर शैल इंक्लूड द बेसिस पैराग्राफ द रीजंस फॉर एन, क्यों हम सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, या नेचर की वजह से, क्यों? ठीक है, इनकम टैक्स रेट की वजह से सबूत नहीं कर पाए, या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, या मैनेजमेंट ने हमको रोका तो उसकी वजह से हम सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। ठीक है, हम क्यों सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो अगर आपको देखना पड़ेगा इज इट रिलेटेड टू अमाउंट, अमाउंट है तो उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि भाई गलती है तो कितनी बड़ी गलती है, गलती है तो कितनी बड़ी गलती है, आपको बताना पड़ेगा। अगर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है, कभी कभी इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, ये गलत एग्जांपल है, आपके नोट्स में सही होगा। कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं होता कंप्यूट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, कंपनी ने इस बार फीफो से लीफो चेंज कर दिया, फीफो से लीफो के साथ सब कंप्यूट कर दिया यार, लेकिन अभी कितना फर्क पड़ा। फीफो होता तो इन्वेंट्री क्या होती, इसकी कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है। ठीक है, और तो कंपेयर कैसे, कितना फर्क पड़ा इससे हम बता नहीं पाते। कभी कभी गलतियों को क्वांटिफाई करना, एग्जैक्ट क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पे हम लिखेंगे इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू क्वांटिफाई, इसको क्वांटिफाई करना प्रैक्टिकल नहीं है। अगर गलती अमाउंट्स में नहीं है, डिस्क्लोजर्स में, नरेटिव डिस्क्लोजर, ठीक है, नरेटिव डिस्क्लोजर में, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल दिया यहां पे, कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड दैट करंट ईयर लॉस कवर्स नेटवर्थ, कंपनी ऐसा बोला है कि करंट ईयर जो लॉस है उससे नेटवर्थ खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन इट शुड बी इंस्टेड स्पेसिफाइड दैट करंट ईयर लॉस आर 3 times द नेटवर्थ, पूरा नहीं बता रहे, नेटवर्थ से 3 गुना है और कंपनी एज ऑन स्टार्ट ऑफ द ईयर, जो नेटवर्थ था उसका साल की शुरुआत में, उससे 3 गुना है। हमको लगता है कोई डिस्क्लोजर गलत है, उन्होंने सिर्फ बोला नेटवर्थ खत्म हो गया। अरे पूरा बताओ, नेटवर्थ खत्म हुआ लेकिन 3 times द लॉसेस, बहुत फर्क होता है दोनों में। आप गलत डिस्क्लोज कर रहे हो, आप गलत जानकारी दे रहे हो। ठीक है, तो ये आपने बताना चाहिए। अगर कोई ऐसा है कि डिस्क्लोजर गलत नहीं, डिस्क्लोजर ही नहीं दिया, नॉन डिस्क्लोजर, जैसे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नहीं बताई, तो आपको, ठीक है, टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजें गायब है, क्या चीजें गायब है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो कुछ चीजें गायब है, क्या चीजें गायब है उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको उसकी पूरी जानकारी हो, समझ हो, तो आपके लिखो, आप खुद आपके ऑडिट रिपोर्ट बताना पड़ेगा कि एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी, एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी 50 लाख की, जिसको बताया नहीं गया। ठीक है, और अगर प्रैक्टिकल नहीं है, लॉ में सपोज कोई टेररिस्ट मामला है, लॉ में अलाउड नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड कुछ है, हम नहीं लिख सकते, तो फिर हम वहां पे हमको बोलना पड़ेगा कि हम लोग नहीं बता पा रहे, या फिर हमको अलाउड नहीं वो चीजों को बताना। ठीक है, लिसन गाइस, ओपिनियन जैसे आप मॉडिफाई करेंगे तो उसका रीजन देना पड़ेगा बेसिस पैराग्राफ में। बेसिस पैराग्राफ में सबसे पहला चेंज आएगा, उसका टाइटल बदल जाएगा। दूसरा चेंज आएगा, आपको मैटर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर सबूत की कमी है तो क्यों सबूत की कमी वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर गलती है, अमाउंट में गलती, तो अमाउंट को क्वांटिफाई करना पड़ेगा। अगर डिस्क्लोजर में गलती है तो क्या गलती है डिस्क्लोजर में बताना पड़ेगा। नॉन डिस्क्लोजर है तो वो डिस्क्लोज ही नहीं की कोई बात, तो बतानी पड़ेगी क्या डिस्क्लोज नहीं की। टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा आपसे छुपाया गया क्या डिस्क्लोज नहीं किया, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपकी इसमें रिपोर्ट में भी इंक्लूड करो। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप छोड़ सकते हैं कि भाई ठीक है, टेररिस्ट वाला मामला है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, लॉ में अलाउड भी नहीं है इंफॉर्मेशन देना। और एक लाइन बदलती है, लास्ट लाइन। ठीक है, लास्ट लाइन बदलती है, देयर इज अ लास्ट लाइन विच चेंजेस, एक आखिरी लाइन है वो बदलती है। ठीक है, लास्ट लाइन बदलती है, वो लास्ट लाइन ये बदलती है, वी बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेस फॉर अवर ओपिनियन। ठीक है, ये लास्ट लाइन जैसे अगर क्वालिफाइड तो हम बोलते हैं हमको भरोसा है कि हमने सही सबूत इकट्ठा किया है फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, तो यहां पे फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ये डालना पड़ेगा। अगर एडवर्स है तो हमको पूरा भरोसा है कि हमने पूरा सबूत इकट्ठा किया है फॉर एडवर्स ओपिनियन। ठीक है, डिस्क्लेमर है तो नहीं, हम लोग कोई इंफॉर्मेशन ही हम इकट्ठा नहीं कर पाए थे, वी वर नॉट एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ये एक बात है, नीचे एक पैराग्राफ, इसको मल्टीपल ओपिनियन के साथ में हम आखिरी में डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग इट एट द एंड, उसको आखिरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा
आपके बेसिस पैराग्राफ में वो हम लोगों ने देखा अभी, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया कि बेसिस पैराग्राफ में और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में क्या चेंज आएगा। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए ये जो रिपोर्ट्स है ये पुराने फॉर्मेट के हिसाब से, लेकिन हमको ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ पे ध्यान देना है, वही हमको सीखना है, समझना है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाइड है और उसका मैं बेसिस पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना रहा हूं ताकि हम प्रैक्टिकली समझे कैसे ये पैराग्राफ्स बनते हैं। जैसे हमने बताया था इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, द कंपनी हैज नॉट प्रोवाइडेड, ऑडिटर यहां पे इल्जाम लगा रहे कंपनी के ऊपर कि उन्हें रीजन दे रहे हैं, नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, गलती बता रहे हैं। एंट्री टैक्स अमाउंटिंग टू 91 करोड़ का एंट्री टैक्स है, ठीक है। इस साल का 9 करोड़ है, मतलब ये सालों से गलती चले आ रही है। इस साल का 9 करोड़ है, बचा हुआ पिछले सालों से। इन उत्तर प्रदेश में 91 करोड़ का इन्होंने टैक्स का प्रोविजन नहीं बनाया उत्तर प्रदेश में। 1000 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन नहीं बनाया इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में इन्होंने उसका प्रोविजन नहीं बनाया। फिर 214 करोड़ का इन्होंने प्रोविजन नहीं बनाया इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो क्या गलती की, वो गलती को एक्सप्लेन किया और उसको क्वांटिफाई भी किया है। ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, उसको प्रॉपर क्वांटिफाई किया हुआ है, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लेम ऑफ 291 करोड़, फिर और एक क्लेम है, एक खर्चा जो इनके ऊपर इनको पेएबल है, इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, क्लेम 291 करोड़ बाय डीवीसी फॉर सप्लाई ऑफ पावर, जो इनको पावर सप्लाई करते हैं, उसका क्लेम भी उन्होंने बुक नहीं किया। तो दो मिसस्टेटमेंट्स बताया। पहला मिसस्टेटमेंट बताया कि एंट्री टैक्स, उसको क्वांटिफाई किया है। फिर अगला बताया क्लेम बुक नहीं किया, उसको क्वांटिफाई किया है। फिर राउरकेला में, इन रिस्पेक्ट ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट है, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट हैज बीन शॉर्ट प्रोवाइडेड बाय 100 करोड़ एंड 28 करोड़। डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया 100 करोड़ का, और इंटरेस्ट बुक नहीं किया, मतलब डेप्रिसिएशन कम बुक किया और इंटरेस्ट अंडर चार्ज पीएनएल में डेबिट नहीं किया, उसको फिक्स एसेट में डेबिट कर दिया 28 करोड़, ठीक है। इनसे ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हुआ, उनका ऐसा कहना है इस साल 133 करोड़ का। टोटल इंपैक्ट ऐसा है कि टोटल इंपैक्ट इज 455 करोड़, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट 1800 करोड़। टोटल प्रॉफिट जो है वो ओवर, टोटल सब मिलाकर प्रॉफिट ओवर स्टेट है 455 करोड़ के, और इनका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है 1800 करोड़ ओवर द ईयर्स। अब आप बोल रहे हैं इन्होंने फिर इतनी गलतियां है तो इन्होंने एडवर्स क्यों नहीं दिया। उनके इस साल के प्रॉफिट है 4500 करोड़, तो उसका 10% है सिर्फ। अगर मेजर पार्ट होता तो उसको परवेसिव मानते और एडवर्स कर सकते थे, ठीक है। और बिल्कुल क्वालिफाइड ओपिनियन, ये पुराना, मैं जो आपको बोल रहा हूं कि पुरानी रिपोर्ट है। पुरानी रिपोर्ट में ऐसा था कि बेसिस पैराग्राफ पहले आता था और ओपिनियन पैराग्राफ बाद में आता है। अब बदल गया है, पहले ओपिनियन आएगा और उसके नीचे उसका बेसिस आएगा, ठीक है। इतना फर्क पड़ा हुआ है पुराने और नए में। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब, बिल्कुल वही, सिर्फ जो बातें लिखी है बेसिस पैराग्राफ में उतनी चीजें गलत है, बाकी सब कुछ सही है। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट का आपको एक्सपीरियंस मिले, आपको वो समझ में आएगी कैसे बेसिस पैराग्राफ होता है, हाउ द बेसिस पैराग्राफ इज देयर एंड हाउ द ओपिनियन पैराग्राफ इज देयर, तो वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बेसिस पैराग्राफ के अलावा मैं चाहता हूं कि आप अब एक एडवर्स रिपोर्ट भी देखें। यू शुड सी एडवर्स रिपोर्ट। विक्ट्री पेपर करके एक कंपनी है, उसकी रिपोर्ट मैं आपको रीड करवा रहा हूं। ठीक है, वो रिपोर्ट आपको रीड करा रहा हूं। द कंपनी, ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। द
द कंपनीज मैन्युफैक्चर डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेपर, अलग अलग वैरायटी के पेपर बनाते हैं. द डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन आर नॉट अवेलेबल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की डिटेल्स अवेलेबल नहीं है विद द कंपनी. ठीक है. ऑल्सो इन्वेंट्री रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ, उनके पास में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स. वैल्यूएशन, ठीक है, जो इनके इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, ऑल्सो इन्वेंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स कंज्यूमेबल एंड सेमी आर नॉट मेड अवेलेबल. ना इनके पास में कोई वैल्यूएशन रिकॉर्ड्स है. वैल्यूएशन रिकॉर्ड के अलावा, अपार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन रिकॉर्ड, ठीक है, इनके पास में कोई इन्वेंट्री की भी रिकॉर्ड्स नहीं है, तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. पहली बात में तो ऐसा लिखा हुआ है कि देयर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. फिर द कंपनी हैज मेड स्क्रैप सेल ऑफ 97 lakhs का स्क्रैप सेल किया है ड्यूरिंग द ईयर. द नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम सोल्ड एज स्क्रैप वाज नॉट अवेलेबल, हेंस वी आर अनेबल टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. सेकंड पॉइंट में लिखा, फिर से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लगता है. लेकिन फिर आगे द कंपनी हैज पेड, थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे, द कंपनी हैज पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन अकाउंटिंग टू रुपीज 432 lakhs, 432 लाख का पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का टू केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड शोन अंडर अदर रिसीवेबल्स. लेकिन उन्होंने इसको किस पे दिखाया? अदर रिसीवेबल्स पे दिखाया. अदर रिसीवेबल मतलब बोले डेबिट तो रहता, पीएनएल में डेबिट करने के बजाय बोले हम लोगों ने अदर रिसीवेबल्स में डेबिट कर दिया. गलत बात. विच इन अवर ओपिनियन शुड हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब ये गलती मिली तीसरी बार, लेकिन 432 लाख की गलती है, बहुत बड़ी गलती मिली. ठीक है. फिर फोर्थ, ट्रेड रिसीवेबल्स. इन अवर ओपिनियन ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 213 lakhs, 213 करोड़ 213 lakhs एंड एडवांस ऑफ फिक्स ऑफ 6,74,000. 213 करोड़ के डेटर्स और फिक्स एसेट लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, डाउटफुल ऑफ रिकवरी है. ठीक है. इससे हमको ये डाउटफुल ऑफ रिकवरी है, इससे हमको पैसे नहीं मिलने वाले, इसको राइट ऑफ करना चाहिए. इन्होंने नहीं किया राइट ऑफ, ये भी गलती है. 213 करोड़ की गलती, पहले 432 लाख की गलती मिली थी, अब ये हमको 213 करोड़ की गलती मिल रही है. और डेटर क्रेडिटर भी बराबर नहीं है, सब्जेक्ट टू रिकंसिलेशन. बैलेंस ऑफ डेटर क्रेडिटर इन माय बुक्स एंड बैलेंस इन देयर बुक्स, वो भी रिकंसाइल नहीं हुआ, वहां पर भी गलतियां है. तो गलतियां इतनी ज्यादा हो गई, उनको लगा कि उन्होंने उसको एडवर्स दे दिया. यहाँ पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की भी कुछ बातें थी, लेकिन इतनी ज्यादा गलतियां है दैट अल्टीमेटली दे सेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, एडवर्स रिपोर्ट दे दिया. ठीक है. विकी पेपर्स लिमिटेड नाम की लिस्टेड कंपनी है, देयर इज अ लिस्टेड कंपनी, और वो लिस्टेड कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, और इतनी बड़ी गलती है कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर कर लेती है, मेजर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर कर लेती है, परवेसिव है, तो उन्होंने उसको एडवर्स ओपिनियन दिया उसके लिए. ठीक है. देखिए ये रिपोर्ट्स नोट्स में नहीं दिए, बहुत ज्यादा नोट्स का वॉल्यूम बढ़ाकर कोई मतलब नहीं है. आपने अगर इतना पढ़ा है उतना बहुत है आपके लिए, यू डोंट नीड टू. ठीक है. मैं आपको सिर्फ जितना बता रहा हूं उतना अगर आप पढ़ेंगे तो उतना काफी अंडरस्टैंडिंग के लिए. फिर एक क्लासिक डायमंड नाम की कंपनी, डिस्क्लेमर के लिए पहले पॉइंट में ऐसा लिखा है, वी वर अपॉइंटेड एज ऑडिटर आफ्टर 31 मार्च, 31 मार्च के बाद हमको अपॉइंट किया. After 31st March and thus could not observe the counting of physical inventory at the beginning and at the end of the year. 31st मार्च के बाद हमको अपॉइंट किया, ना हम ओपनिंग इन्वेंट्री देख सके, ना क्लोजिंग इन्वेंट्री देख सके, कुछ भी देख सके. अकॉर्डिंगली वी वर अनेबल टू सेटिस्फाई आवरसेल्व्स बाय अल्टरनेटिव मींस. अल्टरनेटिव मींस से भी हम लोग इन्वेंट्री सही में थी कि नहीं थी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पा रहे. ठीक है. 15 करोड़ की ओपनिंग इन्वेंट्री थी और 44 लाख की क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसकी कोई जानकारी नहीं. तो पहले पॉइंट में लिखा है इन्वेंट्री की जानकारी नहीं मिल रही. दूसरे पॉइंट में ऐसा लिखा हुआ है, अनेबल टू कंफर्म अकाउंट रिसीवेबल, 331 करोड़ के अकाउंट रिसीवेबल, 331 करोड़ के अकाउंट रिसीवेबल और 4 करोड़ 37 लाख के क्रेडिटर्स, इसके भी सबूत नहीं मिल रहा. पहले पॉइंट में लिखा इन्वेंट्री का सबूत नहीं मिल रहा, दूसरे पॉइंट में लिखा डेटर क्रेडिटर का सबूत नहीं मिल रहा, तीसरे पॉइंट में लिखा है कि बैंक का जो कंफर्मेशन है, बैंक कंफर्मेशन भी हमको नहीं मिला है, क्योंकि बैंक ने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए. हमने उनके लोन के रिपेमेंट नहीं किए तो अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं. अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अकाउंट फ्रीज कर दिए, फ्रीज बाय कंसोर्शियम बैंक एंड इनकम टैक्स, दोनों ने मिलकर अकाउंट फ्रीज कर दिए.
अकाउंट फ्रीज करे तो बैंक में कितने पैसे उसका भी कंफर्मेशन नहीं है। फिर बाद में कंपनी अपने लोन रीपे नहीं कर पा रही है, रीनिगोशिएट नहीं कर पा रही है, पता नहीं पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनका गोइंग कंसर्न भी डाउटफुल है। ले बेटा, इन्वेंट्री की जानकारी नहीं, डेटर की जानकारी नहीं, क्रेडिटर की जानकारी नहीं, बैंक बैलेंस की जानकारी नहीं, गोइंग कंसर्न का पता नहीं, इतनी सारी बातें हो गई। बोले माफ करो बोले वी आर नॉट एबल टू फॉर्म ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लेमर, क्लासिक डायमंड नाम की लिस्टेड कंपनी है, उसकी रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ओपिनियन पैराग्राफ और बेसिस पैराग्राफ में क्या फर्क आएगा, और ठीक है वो देखने के बाद हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी देख लिया। प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल एक बार देख लें तो मन में एक अलग ही इमेज, एक अलग इमेज क्रिएट होती है, एक अलग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, और मेमोरी में रिटेंशन बहुत इंप्रूव हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो पढ़ रहे हैं ना सही में रियलिटी में है, इसका रेलेवेंस है, लोग इसको डिस्कस करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट बहुत आसान है, फिर आपका मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ आ सकता है ऐसे 570 के हिसाब से, जरूरी नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज उसके अंदर। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, मॉडिफिकेशन अलग से बताए जाते हैं, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में नहीं बताए जाते, उसके अलग से, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। उसमें से उसमें रेफरेंस दिया जाता है कि देखिए मॉडिफिकेशन है, उसको जाके आप पढ़ लीजिए, मॉडिफिकेशन है उसको जाके आप पढ़ लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं आता। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगभग सेम होता है। हाँ, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल चेंज डिस्क्लेमर में। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब कुछ, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐसे 700 आपने पढ़ा है तो उसमें हम समझाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रू एंड फेयर भी देना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को समझाते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस को समझाते हैं, हमने कैसे ऑडिट किया, स्टैंडर्ड्स को कैसे फॉलो किया, हमने कैसे कम्युनिकेट किया, ये सारी बात 3 बार समझाते हैं हम लोग। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा स्कोप, हमने ऑडिट कैसे किया, और कम्युनिकेशन, 3 बातें हम लोग समझाते हैं। यहां पे अगर लेकिन डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर में तो हम चेक ही नहीं कर पाए ना सब, डिस्क्लेमर में सबूत ही नहीं मिले, में तो हम ऑडिट ही नहीं कर पाए, तो डिस्क्लेमर में क्या लिखना है, डिस्क्लेमर में साफ साफ शब्दों में लिखना है। देखिए साहब, एकदम साफ शब्दों में लिखना है कि हम लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं, वी वर इंडिपेंडेंट पीपल, ठीक है, हम लोग इंडिपेंडेंट लोग थे, एथिकल लोग हैं, हमने इंडिपेंडेंस को पूरा फॉलो किया, एथिकल रहे हम लोग, ठीक है, और हम लोग ऐसे के हिसाब से ऑडिट करना चाहते थे, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से हम ऑडिट करना चाहते थे। लेकिन बातें कुछ ऐसी हुई, बिकॉज ऑफ द मैटर्स एक्सप्लेन इन द बेसिस पैराग्राफ, बातें कुछ ऐसी हुई कि उसकी वजह से हम कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हम कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, ऐसा हम एक्सप्लेन करते हैं। हम बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट, हम एथिकल है, हम बोलते हैं हम ऐसे के हिसाब से ऑडिट करना चाहते थे, लेकिन बातें ही कुछ ऐसी हुई, इनकम टैक्स वाले डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए, अथॉरिटीज डॉक्यूमेंट लेके चले गए, डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ नेचुरल कैलेमिटीज में, एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड। बातें कुछ ऐसी हुई कि हम लोग कोई ओपिनियन दे नहीं सकते, तो हमने कोई एविडेंस हम इकट्ठा नहीं कर पाए। देन अदर मैटर पैराग्राफ तो हर जगह पे आएगा, जरूरी नहीं है, वो वैसे ही रहता है। इट इज 706 पे हमने डिस्कस किया है, उसमें हम देखिए रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो लॉ के हिसाब से कमेंट करनी बात है उसमें कोई चेंज नहीं आता, एज पर ऐसे सिग्नेचर, प्लेस और डेट में भी कोई चेंज नहीं आता। देखिए इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना तो याद बहुत फास्ट होगा, अगर आपको इसे याद रखना बहुत आसान है, आप पूरे के पूरे 12 एलिमेंट, आप पूरे के पूरे 12 एलिमेंट को आप रिवाइज करिए तो आपको समझ में आ जाएगा रिवाइज करते करते कि कहां कहां पे चेंज है और कहां कहां पे चेंज नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नोट्स में आखिरी में ये पूरा एनालिसिस आपको आखिरी में दिया हुआ है, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो इस ऐसे का हार्ट है, जो इस ऐसे का हार्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो मॉडल रिपोर्ट, क्योंकि उसमें बताया कि हर जगह पे कहां कहां पे चीजें चेंज होगी, ठीक है। नाउ अब हम लोग पूरा ऐसे 705 में टाइप्स ऑफ ओपिनियन वी हैव सीन, लिमिटेशन ऑफ स्कोप, क्या फर्क पड़ेगा वो देख चुके। एक छोटी सी बात, जब हम रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं, कि हम जब बोलने जा रहे हैं, छोटी सी बात, कि जब हम रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं, हम ये बोलने जा रहे हैं कि उसमें कुछ गलतियां है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले एक बार हमने ड्राफ्ट रिपोर्ट, एक बार हमने ड्राफ्ट रिपोर्ट हमने जाके डिस्कस करनी चाहिए TCWG से। वी शुड वंस गो एंड कम्युनिकेट इट टू TCWG, ठीक है। सुनिए,
ये जो मॉडल रिपोर्ट मैंने आपसे डिस्कस की थी उसका पूरा थ्योरी दिया हुआ है और एज इट इज वही सारे पॉइंट है। अगर आप वहां से भी पढ़ लेंगे तो काफी रहेगा। ठीक है, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए अंडरस्टैंडिंग। पॉइंट नंबर 3 जो है, पॉइंट नंबर 3 पूरा का पूरा कवर होता है मॉडल रिपोर्ट में। कंप्लीट थिंग जो मॉडल रिपोर्ट मैंने आपको आखिरी में दी है उसमें पूरा कवर होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 मॉडल रिपोर्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कवर हो जाती है। वो पढ़ने के बाद आपने इसको एक बार लेकिन डेफिनेटली रीड करना चाहिए। यहां पे एग्जांपल्स, कब हम क्वालिफाई, छोटे छोटे एग्जांपल दे, कब क्वालिफाई कर सकते हैं 5 एग्जांपल है। एडवर्स कब कर सकते हैं उसके 5 एग्जांपल है। डिस्क्लेमर कब दे सकते हैं उसके 5 एग्जांपल है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात जो बीच में मैंने छोड़ दी थी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात दी हुई है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में। दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज एक्सप्लेन। इनका कहना है सपोज कोई रीजन, किसी मैटर का परवेसिव इफेक्ट है। किसी मैटर का कौन सा इफेक्ट है? परवेसिव। गलतियां है और उसका परवेसिव इफेक्ट है, तो आप क्या देते हैं? एडवर्स। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसका परवेसिव इफेक्ट है, तो आप क्या देंगे? डिस्क्लेमर। अगर किसी भी मैटर की वजह से आपको एडवर्स या डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है, ठीक है, फिर भी आपने आपके बेसिस पैराग्राफ में यू शुड एक्सप्लेन। बेसिस पैराग्राफ में आपने सभी रीजन एक्सप्लेन करने चाहिए। और भी कोई रीजन हो सकता है, जैसे और भी कोई रीजन हो सकता है मॉडिफिकेशन का, वो पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए। मतलब सपोज एक ब्रांच थी और एक फॉरेन ब्रांच है। ठीक है, एक फॉरेन ब्रांच है और वो फॉरेन ब्रांच को हमने इंक्लूड नहीं किया, ये गलती है। तो इसकी गलती है, हर जगह पे इफेक्ट है, परवेसिव इफेक्ट है। फॉरेन ब्रांच को इंक्लूड नहीं किया गया, इसके वजह से बहुत सारे मेनी आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बहुत जगह पे, इसका परवेसिव इम्पैक्ट है। तो मैं, क्योंकि इसका परवेसिव इम्पैक्ट है, मैं एडवर्स दूंगा। लेकिन इसके अलावा इन्वेंट्री में भी गलती है, तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए। इसके अलावा सेल्स प्रेजेंटेशन में गलती है, उसको भी मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए। इसके अलावा फिक्स एसेट में और कोई गलती है, उसको भी मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए। इवन इफ यू आर गिविंग एडवर्स और डिस्क्लेमर, ठीक है, बट ऑल द अदर रीजंस, ऑल द मिस्टेक्स शुड बी एक्सप्लेन्ड। इसका मैं पैरेलल एग्जांपल बताऊं। सपोज किसी ने एक खून कर दिया और उसको फांसी की सजा मिल रही है। एक खून कर लिया, उसको फांसी की सजा मिल रही है, उसका ये मतलब नहीं उसके सारे जो उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। सारे केसेस को किया जाएगा और उसमें जो भी सजा आती है वो डिक्लेयर किया जाएगा और वो सब उस पर लगेगी। मतलब एक पर्टिकुलर केस में उसको सजाए मौत हो गई, तो भी उसके अगेंस्ट अगर और 5 केसेस है, वो 5 केसेस में उसको देखा जाएगा, उसमें जजमेंट पास किया जाएगा और कहीं पे उसको वापस सजा मिलेगी, कहीं पे उसको छोटी मोटी सजा मिलेगी। तो वो सारी चीजें तो होगी ही। भले ही एक रीजन की वजह से एडवर्स करना पड़ा है, भले ही किसी रीजन की वजह से डिस्क्लेमर करना पड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी गलतियां ना बताए। ऐसे में ऐसा लिखा है, ठीक है, भले ही आप एडवर्स और डिस्क्लेमर दो, लेकिन जितने गलतियां है, जितने प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे आपको डिस्क्लोज, ठीक है, जितनी गलतियां है या फिर जितना लैक ऑफ एविडेंस है वो आपको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसके वजह से व्हाट कैन हैपन, एक ही रिपोर्ट में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। इस मैटर की वजह से बेसिस ऑफ एडवर्स, इस मैटर की वजह से बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर, इस मैटर की वजह से बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। यस, बहुत रेयरली ऐसा होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। इंडिया में बहुत कम लोगों को ये पता है। इंडिया में ऐसा लगता है कि या तो सिर्फ डिस्क्लेमर हो सकता है या तो सिर्फ क्वालिफिकेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां पे एग्जाम्पल लिखा है, मैंने सारी बात दी है। कैन वन ऑडिट रिपोर्ट हैव, क्या एक ही रिपोर्ट में क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर हो सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, वी आर डूइंग ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको बताओ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे ग्रुप के बैलेंस शीट को ऐड करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे ग्रुप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐड करके। One subsidiary is not consolidated. We don't have any information about it. There is sufficient appropriate evidence and many elements may be affected. एक, ठीक है, यहां पे वन सब्सिडरीज कंसोलिडेट होना चाहिए। वन सब्सिडरी, एक सब्सिडरी को हमने कंसोलिडेट किया,
एक सब्सिडरी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड किया गया लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं है, देयर इज लैक ऑफ एविडेंस। एक ऐसा मैटर जहां पे हमारा लैक ऑफ एविडेंस है और उसकी वजह से बहुत सारी चीजों की हमको जानकारी नहीं मिल रही। देयर इज अ मैटर ऑफ लैक ऑफ एविडेंस एंड इट इज अफेक्टिंग मेनी आइटम्स। लैक ऑफ एविडेंस, परवेसिव इफेक्ट, लैक ऑफ एविडेंस, परवेसिव इफेक्ट। कौन सा ओपन देते हैं? डिस्क्लेमर। लेकिन और एक सब्सिडरी जिसको कंसोलिडेट ही नहीं किया, ठीक है, जिसको कंसोलिडेट ही नहीं किया हमने, मतलब ये गलती है। ओके, मिसस्टेटमेंट मेनी आइटम्स, मिसस्टेटमेंट मेनी आइटम्स, परवेसिव इफेक्ट मतलब क्या? एडवर्स। एक रीजन की वजह से हमको डिस्क्लेमर की तरफ जा रहे हैं, एक रीजन की तरफ से वजह से हम एडवर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कोई रीजन हो जहां पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, हम क्वालिफाई की तरफ जा पाए। तो एक रीजन की वजह से हमको ऐसा दिख रहा है कि लैक ऑफ एविडेंस इज परवेसिव, डिस्क्लेमर। एक रीजन की वजह से देयर इज अ मिसस्टेटमेंट, परवेसिव, एडवर्स। और कहीं पे एक ही सिंगल इफेक्ट है, क्वालिफाई। ऐसा हो सकता है। वन रिपोर्ट कैन हैव सच मल्टीपल थिंग्स। बहुत रेयर चीज है, बहुत ज्यादा रेयर चीज है, ठीक है। एग्जाम में मुझे लगता है रेयर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कल आप प्रोफेशनल बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए। जब 90 लोगों को पता नहीं होता और 10 लोगों को पता होता है कि ऐसी बात होती है, उसको नॉलेज बोलते हैं। और जिस दिन आप ऐसा बोलेंगे तो डेफिनेटली आपकी इमेज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है आपके ग्रुप में, ठीक है। आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, मैं आपको, ठीक है, आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। इंडिया में एक ऐसी रिपोर्ट देखी मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं जानता नहीं था ये बात तो मुझे ऐसा लगा कि ये रिपोर्ट गलत है, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने पाया कि रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। ये शरद एंड एसोसिएट्स इन्होंने बनाई है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश में सेंट्रल पावर, ठीक है, सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आंध्र प्रदेश की, उनके ऑडिटर्स ने रिपोर्ट बनाई है। पहले बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर डाला है। गवर्नमेंट ने पावर परचेस अग्रीमेंट्स बदल दिए। पावर परचेस अग्रीमेंट बदलने की वजह से बहुत इंपैक्ट्स है, लेकिन कंपनी ने पावर परचेस अग्रीमेंट्स चेंज किए, उससे क्या इंपैक्ट है कुछ पता नहीं किया, कितना इंपैक्ट है कुछ नहीं मालूम। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन उसका क्या इंपैक्ट होगा, कैसा इंपैक्ट होगा, कंपनी ने कुछ उसका एनालिसिस नहीं किया हुआ है। दिस इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बैलेंस कंफर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्लायंस ऑफ एमएसएमई एक्ट कुछ भी नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं किया, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसका परवेसिव पावर परचेस अग्रीमेंट जो है, पावर परचेस अग्रीमेंट, बहुत सारे पावर परचेस अग्रीमेंट गवर्नमेंट ने बदल दिए, इसका बहुत जगह इंपैक्ट आने वाला है, बट कंपनी इज नॉट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन। परवेसिव इफेक्ट है। बहुत सारे चीजों के बैलेंस कंफर्मेशन नहीं है, परवेसिव इफेक्ट है। कंप्लायंस नहीं, एमएसएमई एक्ट का परवेसिव इफेक्ट है। क्योंकि परवेसिव इफेक्ट है, ठीक है, तो उन्होंने उसको बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर में डाल दिया। अब बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, कंज्यूमर कंट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट गाइड, अकाउंटिंग फॉर कंज्यूमर कंट्रीब्यूशन। जो कंज्यूमर कंट्रीब्यूशन मिलता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइन डालने के लिए पावर कंपनी कंट्रीब्यूशन लेती है, थोड़ा पैसा तुम लगाओ, थोड़ा पैसा हम लगाते। कंट्रीब्यूशन लिया, उसकी अकाउंटिंग बराबर नहीं है, गलती है ये, उसका एक ही जगह पे इफेक्ट है। और फिर कुछ गलती है डेप्रिसिएशन में, और कुछ गलती है, हमको रीड नहीं करना, हमको ये एग्जाम्पल में मतलब है। और गलतियां है यहाँ पे, ठीक है, टेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन, ट्रेड रिसीवेबल में गलती है। जहां सिंगल इफेक्ट है, जहां पे सिंगल इफेक्ट है, परवेसिव इफेक्ट नहीं, जहां पे परवेसिव इफेक्ट नहीं है, उसको बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन डाला है। बेसिस ऑफ एडवर्स, ठीक है, टेंजिबल एसेट में बहुत बड़े लेवल, टेंजिबल एसेट पे बहुत बड़े लेवल पे गलतियां है, बड़े लेवल पे गलतियां टेंजिबल एसेट में, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी, तो वहां पे एडवर्स दिया, बहुत बहुत बड़े लेवल पे गलती है, परवेसिव इफेक्ट है गलतियों का, तो एडवर्स। इस रिपोर्ट में बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर, कुछ मैटर्स की वजह से डिस्क्लेमर भी है, कुछ मैटर्स की वजह से एडवर्स भी है, और कुछ मैटर्स की वजह से क्वालिफिकेशन भी है, ठीक है। आप ओपिनियन पैराग्राफ, मैंने बोला पहले ओपिनियन पैराग्राफ बाद में होता, डिस्क्लेमर, एडवर्स एंड क्वालिफाइड ओपिनियन ऐसा लिखा हुआ है। सर अल्टीमेटली वर्डिंग क्या है? वर्डिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो इफेक्ट्स है उसको छोड़ दो, बाकी सब सही है। तो अल्टीमेट उन्होंने फाइनल एनालिसिस किया कि अब अल्टीमेट ओपिनियन क्या देना, तो उन्होंने बोला कि ओपिनियन क्या देना, ओपिनियन जो ऊपर सारी बातें एक्सप्लेन कर ली उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, उन सबको छोड़कर बाकी सब सही है, ऐसा उन्होंने ओपिनियन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि दैट यू रीड द बेसिस पैराग्राफ, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट,
तभी आप चीजों, अब फाइनल एनालिसिस किया उन्होंने, फाइनल एनालिसिस उनको ऐसा लगा, ठीक है, फाइनल एनालिसिस में कि भाई डिस्क्लेमर लोगों ने पढ़ लिया, एडवर्स लोगों ने पढ़ लिया, क्वालिफाइड लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, तो फाइनल दे हैव सीन, फाइनल उन्होंने बोला कि इन सब चीजों को आप पढ़ लीजिए, इतनी गलतियां हैं हमने आपको बता दिया, बाकी सब कुछ ठीक है। तो फाइनल उन्होंने क्वालिफाइड ओपिनियन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइनल ओपिनियन अल्टीमेटली एडवर्स देना ओवरऑल, कि ओवरऑल डिस्क्लेमर देना कि क्वालिफाइड देना, जजमेंट पे डिपेंड करेगा। हमको ऐसा लगा कि इन तीनों फैक्टर्स में से डिस्क्लेमर बहुत बड़ा है तो डिस्क्लेमर दे देंगे, तीनों फैक्टर्स में से एडवर्स बहुत बड़ा है तो एडवर्स दे देंगे, तीनों में से सिर्फ नहीं, इतने बड़े नहीं है, ये क्वालिफिकेशन वाला ही बड़ा है, इतने बड़े नहीं है तो क्वालिफाइड दे देंगे। अल्टीमेट ओपिनियन क्या देना, दैट विल अगेन डिपेंड ऑन जजमेंट, ठीक है। तो गाइज ऐसा भी होता है कि एक ही रिपोर्ट में चीजें भी आ सकती है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। विद दिस वी आर थ्रू विथ essay 705 हम खत्म करते हैं।